नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति का जिले के रूप में गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को लाहौल स्पीति का जिले के रूप में गठन हुआ था। 1 नवंबर 1966 को। लाहौल स्पीति का जिला मुख्यालय केलांग में है। लाहौल स्पीति का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2 है। 2011 के जो जनगणना थी उसके अनुसार लाहौल स्पीति का जनसंख्या घनत्व 2 है। लाहौल स्पीति का साक्षरता दर है 76.81%। लाहौल स्पीति का साक्षरता दर है 76.81%। लाहौल स्पीति का साक्षरता दर है 76.81%। लाहौल स्पीति का कुल क्षेत्रफल है 13,835 वर्ग किलोमीटर। लाहौल स्पीति का कुल क्षेत्रफल कितना है? 13,835 वर्ग किलोमीटर। 13,835 वर्ग किलोमीटर लाहौल स्पीति का जो है एरिया है, 13,835 स्क्वायर किलोमीटर। और लाहौल स्पीति का जो एरिया है वो हिमाचल प्रदेश के एरिया का कितना परसेंट है? 24.85%। 24.85%। लाहौल स्पीति का साक्षरता दर कितना था? 76.81% था। और लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल था 13,835 वर्ग किलोमीटर, जो कि हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल का 24.85% है, 24.85%। लाहौल स्पीति की जनसंख्या है 31,564, मतलब 31,564। लाहौल स्पीति की जनसंख्या कितनी है? 31,564। 31,564 लाहौल स्पीति की जनसंख्या है। लाहौल स्पीति का लिंग अनुपात है 903। लाहौल स्पीति का लिंग अनुपात है 903। लाहौल स्पीति का दशकीय वृद्धि दर है 5। दशकीय वृद्धि दर कितना है? 5। और शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो है 1033, जो कि भारत में सबसे अधिक है, सर्वाधिक है भारत में। लाहौल स्पीति का शिशु लिंग अनुपात 1033। आगे देखते हैं लाहौल स्पीति के कुछ दर्रों के बारे में। तो लाहौल स्पीति के इम्पॉर्टेंट दर्रे हैं। सबसे पहले नाम आता है रोहतांग दर्रे का। तो रोहतांग दर्रा लाहौल को कुल्लू से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा लाहौल को कुल्लू से जोड़ता है। और जो रोहतांग दर्रा है इसका अर्थ क्या होता है? लाशों का ढेर। रोहतांग दर्रे का अर्थ होता है लाशों का ढेर। रोहतांग दर्रा लाहौल को कुल्लू से जोड़ता है। रोहतांग का अर्थ होता है लाशों का ढेर। भंगाल दर्रा लाहौल और बड़ा भंगाल के बीच स्थित है। भंगाल दर्रा लाहौल और बड़ा भंगाल के बीच स्थित है। भंगाल दर्रा कहाँ पर है? लाहौल और बड़ा भंगाल के बीच। शिंगड़कोन जो दर्रा है वो लाहौल को जास्कर से जोड़ता है। लाहौल और जास्कर के बीच है शिंगड़कोन दर्रा। लाहौल को जास्कर से जोड़ता है। शिंगड़कोन दर्रा लाहौल को जास्कर से जोड़ता है। कुंजुम दर्रा लाहौल और स्पीति के बीच में है और ये लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? कुंजुम दर्रा। कुंजुम दर्रा लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। कुंजुम दर्रा लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। कुंजुम दर्रा लाहौल को स्पीति से जोड़ता है। कुक्ती दर्रा लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। कुक्ती दर्रा लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। कुक्ती दर्रा लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। बारालाचा दर्रा लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है। बारालाचा दर्रा लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है। बारालाचा दर्रा किसको जोड़ता है? लाहौल और लद्दाख को। बारालाचा दर्रा लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है। बारालाचा दर्रे को चौराहों का दर्रा भी बोलते हैं। चौराहे को मिलाने वाला दर्रा, मतलब यहाँ पर 4 रास्ते आपस में मिलते हैं, जो कि हैं जास्कर, स्पीति, लाहौल और लद्दाख। तो जो हमारा बारालाचा दर्रा है वहाँ पर जास्कर, स्पीति, लाहौल और लद्दाख की सड़कें आपस में मिलती हैं। जास्कर, स्पीति, लाहौल और लद्दाख की सड़कें आपस में मिलती हैं। कहाँ पर? बारालाचा दर्रे में। बारालाचा दर्रे में जास्कर, स्पीति, लाहौल और लद्दाख की सड़कें आपस में मिलती हैं। बारालाचा दर्रे में जास्कर, स्पीति, लाहौल और लद्दाख की सड़कें आपस में मिलती हैं। इस दर्रे से चंद्रभागा और यूनान नदियाँ निकलती हैं। बारालाचा दर्रे से चंद्रभागा और यूनान नदियाँ भी निकलती हैं। बारालाचा दर्रे से कौन सी 2 नदियाँ निकलती है? चंद्रभागा और यूनान नदियाँ। चंद्रभागा और यूनान नदियाँ कहाँ से निकलती है? बारालाचा दर्रे से। चंद्रभागा और यूनान नदियाँ जो हैं वो निकलती हैं। एक बार दर्रे रिवाइज कर लेते हैं लाहौल स्पीति के। तो लाहौल स्पीति में जो सबसे पहला दर्रा है वो है रोहतांग दर्रा। ये लाहौल और कुल्लू के बीच स्थित है और इसका रोहतांग का अर्थ होता है लाशों का ढेर। भंगाल दर्रा लाहौल और बड़ा भंगाल के बीच में है। शिंगड़कोन दर्रा लाहौल और जास्कर के बीच में है। कुंजुम दर्रा लाहौल और स्पीति के बीच में है। कुक्ती दर्रा लाहौल और भरमौर के बीच में है। कुक्ती दर्रा लाहौल और भरमौर के बीच में। बारालाचा दर्रा लाहौल और लद्दाख के बीच में है। इसको चौराहे को मिलाने वाला दर्रा कहते हैं। यहाँ पर जास्कर, स्पीति, लाहौल और लद्दाख की सड़कें मिलती हैं।
और इसके साथ ही बालाचा दर्रे से एक चंद्रभागा नदी और यूनान नदी निकलती है। बालाचा दर्रे से चंद्रभागा नदी और यूनान नदियाँ निकलती हैं। अब बात करते हैं घाटियों की। तो लाहौल में 3 घाटियाँ हैं जो कि फेमस हैं ज़्यादा। तो लाहौल की 3 घाटियाँ हैं, चंद्रा घाटी, भागा घाटी और चंद्रभागा घाटी। लाहौल की प्रमुख 3 घाटियाँ हैं, चंद्रा घाटी, भागा घाटी और चंद्रभागा घाटी। चंद्रा घाटी, भागा घाटी और चंद्रभागा घाटी। अगर हम सबसे पहले चंद्रा घाटी की बात करें तो चंद्रा घाटी को क्या बोलते हैं, रंगोली भी कहा जाता है। चंद्रा घाटी को रंगोली भी कहा जाता है। चंद्रा घाटी को रंगोली भी कहा जाता है। किसको बोलते हैं रंगोली? चंद्रा घाटी को। तो चंद्रा घाटी का दूसरा नाम है रंगोली घाटी। कोकसर इस घाटी का पहला गांव है। जो कोकसर है या खोकसर भी बोला जाता है इसे, तो ये इस घाटी का पहला गांव है। किस घाटी का? चंद्रा घाटी का। चंद्रा घाटी का दूसरा नाम क्या है? रंगोली घाटी। चंद्रा घाटी को रंगोली घाटी भी बोलते हैं। और जो कोकसर है वो इस घाटी का पहला गांव है। नेक्स्ट है भागा घाटी। भागा घाटी को क्या बोलते हैं? गारा घाटी भी बोला जाता है। भागा घाटी को गारा घाटी भी बोला जाता है। जो भागा घाटी है उसको क्या बोलते हैं? गारा घाटी भी कहा जाता है। भागा को गारा कहा जाता है। और जो बारालाचा दर्रे से लेकर दारचा तक फैली है। जो भागा घाटी है वो कहाँ से कहाँ तक फैली है? बारालाचा दर्रे से दारचा तक फैली है। भागा घाटी बारालाचा दर्रे से दारचा जो है वहाँ तक फैली है। जो हमारी भागा घाटी है जिसे गारा भी कहा जाता है वो बारालाचा दर्रे से दारचा तक फैली है। बारालाचा दर्रे से दारचा तक कौन सी घाटी फैली है? चंद्रा घाटी। बारालाचा दर्रे से दारचा तक कौन सी घाटी फैली है? भागा घाटी या फिर गारा घाटी। उसके बाद है तीसरी घाटी चंद्रभागा घाटी। चंद्रभागा घाटी को क्या बोलते हैं? पट्टन घाटी भी बोला जाता है। जो चंद्रभागा घाटी है उसको पट्टन घाटी भी कहा जाता है। चंद्रभागा घाटी को पट्टन घाटी भी कहा जाता है। स्पीति में पिन घाटी स्थित है। और स्पीति में अगर बात करें वहाँ पर पिन घाटी स्थित है। स्पीति में कौन सी घाटी है? पिन घाटी। स्पीति में पिन घाटी स्थित है जो पिन नदी के साथ स्थित है। स्पीति में से जो है वहाँ पर पिन घाटी स्थित है स्पीति में। और इसको पिन घाटी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पिन नदी के साथ स्थित है। ये ढांकर के पास स्पीति घाटी से मिलती है। जो पिन घाटी है वो ढांकर के पास स्पीति घाटी में मिलती है। स्पीति घाटी स्पीति नदी से बनती है। और जो स्पीति घाटी है वो स्पीति नदी से बनती है। जो कुंजुमला से लेकर शुमड़ो मतलब जो पारछू नदी शुमड़ो से स्पीति नदी में मिलती है। अगर हम पारछू नदी की बात करें तो पारछू नदी जो है शुमड़ो में स्पीति नदी में मिलती है। पारछू नदी शुमड़ो नामक जगह पर कहाँ पर मिल जाती है? स्पीति नदी में। पारछू नदी शुमड़ो नामक जगह पर स्पीति नदी में मिल जाती है। जो पारछू नदी है वो कहाँ पर? शुमड़ो नामक जगह में। पारछू नदी शुमड़ो नामक जगह में किस में मिलती है? स्पीति नदी में। और जो स्पीति घाटी है वहाँ स्पीति नदी से बनती है ये। और साथ ही कुंजुमला से लेकर शुमड़ो तक फैली है ये। जो स्पीति घाटी है ये कहाँ से कहाँ तक फैली है? कुंजुमला से लेकर शुमड़ो तक। शुमड़ो वही जगह है जहाँ पर पारछू नदी स्पीति में मिलती है। शुमड़ो कौन सी जगह है? जहाँ पर पारछू नदी स्पीति में मिलती है। और यहीं तक शुमड़ो तक ही जो है स्पीति घाटी फैली है। कुंजुमला से लेकर शुमड़ो तक फैली है कौन सी घाटी? स्पीति घाटी। स्पीति घाटी कहाँ से कहाँ तक फैली है? कुंजुमला से लेकर शुमड़ो तक। ठीक है। और शुमड़ो स्थान पर पारछू नदी स्पीति नदी में मिल जाती है। इसके अलावा बोला गया है कि स्पीति घाटी का गेटे गांव विश्व का सबसे ऊंचा आबाद गांव है। स्पीति घाटी का जो गेटे गांव है विश्व का सबसे ऊंचा आबाद गांव है। एक बार घाटियाँ रिवाइज करते हैं। तो बोला गया है कि लाहौल में 3 प्रमुख घाटियाँ हैं, चंद्रा घाटी, भागा घाटी और चंद्रभागा घाटी। चंद्रभागा घाटी, चंद्रा घाटी, भागा घाटी और चंद्रभागा घाटी। चंद्रा घाटी को क्या बोलते हैं? रंगोली घाटी भी कहते हैं। चंद्रा घाटी को रंगोली घाटी कहते हैं। और जो कोकसर है वो इस घाटी का पहला गांव है। भागा घाटी की बात करें तो भागा को गारा घाटी भी कहा जाता है। और ये कहाँ से कहाँ तक फैली है? बारालाचा दर्रे से लेकर दारचा तक। बारालाचा से दारचा तक फैली है। बारालाचा दर्रे से दारचा तक कौन सी घाटी फैली है? भागा घाटी। बारालाचा दर्रे से दारचा तक फैली है कौन सी घाटी? भागा घाटी। चंद्रभागा घाटी जो है उसको पट्टन घाटी कहते हैं। चंद्रभागा घाटी को पट्टन घाटी कहते हैं। तो इन 3 प्रमुख घाटियों के बाद हम कुछ और घाटियों की बात करते हैं। जैसे कि स्पीति में कौन सी घाटी है? पिन घाटी। इसको पिन घाटी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पिन नदी के साथ है।
और ढांकर के पास स्पीति घाटी में मिलती है। और जो ये पिन घाटी है ये बाद में ढांकर जगह पर किस घाटी में मिल जाती है? स्पीति घाटी में। अब स्पीति घाटी की बात आ गई तो स्पीति घाटी क्यों बोला जाता है इसे? क्योंकि स्पीति नदी से बनती है। अब जो ये स्पीति घाटी है ये कुंजुमला से लेकर शुमड़ो तक फैली है। कहाँ से कहाँ तक? कुंजुमला से लेकर शुमड़ो तक। कुंजुमला से लेकर शुमड़ो तक कौन सी घाटी फैली है? स्पीति घाटी कुंजुमला से लेकर शुमड़ो तक फैली है। अब शुमड़ो कौन सी जगह है? शुमड़ो इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि यहाँ पर पारछू नदी किसमें मिल जाती है? स्पीति नदी में। पारछू नदी मिल जाती है स्पीति नदी में शुमड़ो स्थान पर। उसी शुमड़ो स्थान पर जहाँ तक कौन सी घाटी फैली है? स्पीति घाटी। कुंजुमला से शुमड़ो तक फैली है स्पीति घाटी। उसके बाद बोला गया है कि जो स्पीति घाटी है उसका जो गेटे गांव है ये विश्व का सबसे ऊंचा आबाद गांव है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट स्थान की बात करें लाहौल स्पीति में वो है, सबसे पहले है लोसर। लोसर स्पीति का अंतिम गांव है। लोसर स्पीति का अंतिम गांव है। लोसर किसका अंतिम गांव है? स्पीति का। लोसर स्पीति का अंतिम गांव है। फिर नेक्स्ट जो स्थान है वो है ताबो। ताबो के बारे में बात करें तो काजा के पास ताबो गोम्पा स्थित है। काजा के पास ताबो गोम्पा स्थित है। इस गोम्पा में जो इस गोम्पा के भित्ति चित्र है वो अजंता के भित्ति चित्रों से मेल खाते हैं। तो कहाँ के? जो काजा के पास ताबो गोम्पा है, ठीक है, तो जो ताबो है वहाँ पर बताया गया है कि ताबो गोम्पा की बात की गई है। काजा के पास कहाँ पर है? ताबो गोम्पा है काजा के पास। और इस गोम्पा के जो भित्ति चित्र है, ताबो गोम्पा के भित्ति चित्र है वो अजंता के भित्ति चित्रों से मेल खाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि लाहौल स्पीति में किस गोम्पा के जो चित्र भित्ति चित्र हैं वो अजंता के भित्ति चित्रों से मेल खाते हैं? तो ताबो गोम्पा के जो भित्ति चित्र हैं वो किससे मेल खाते हैं? अजंता के भित्ति चित्रों से। इस गोम्पा जो है यह गोम्पा मतलब ताबो गोम्पा 1975 में भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया था। ताबो गोम्पा कब? 1975 में। ताबो गोम्पा 1975 में भूकंपग्रस्त हो गया था, मतलब भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था ये 1975 में। ताबो मठ महायान के गेलुकप्पा मत से संबंधित है, ठीक है। तो ताबो मठ महायान के गेलुकप्पा मत से है। ताबो मठ महायान के किससे? गेलुकप्पा मत से है। ताबो मठ किससे है? महायान के गेलुकप्पा मत से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्थान है वो है की गोम्पा। की गोम्पा की अगर बात करें तो स्पीति नदी के बाएं किनारे पर स्थित यह गोम्पा स्पीति का सबसे बड़ा गोम्पा है। अगर स्पीति का सबसे बड़ा गोम्पा कौन सा है? की गोम्पा। स्पीति का सबसे बड़ा गोम्पा कौन सा है? की गोम्पा। जो 1975 में इसकी भी बात की जा रही है, की गोम्पा जो सबसे बड़ा गोम्पा है ये भी भूकंप में क्षतिग्रस्त हुआ था। मतलब जो ताबो गोम्पा है और की गोम्पा है ये 1975 में भूकंप से दोनों के दो क्षतिग्रस्त हुए थे। की गोम्पा जो है ये लाहौल स्पीति का सबसे बड़ा गोम्पा है, या स्पीति का सबसे बड़ा गोम्पा है। कौन सा? की गोम्पा। अब नदियों की बात करते हैं तो नदियां चंद्रा, भागा, स्पीति और पिन लाहौल स्पीति की प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी? 4 नदियां दी गई है। चंद्रा, भागा, स्पीति और पिन ये लाहौल स्पीति की प्रमुख नदियां हैं। चंद्रा, भागा, स्पीति और पिन जो है लाहौल स्पीति की प्रमुख नदियां हैं। चंद्रा, भागा, स्पीति और पिन लाहौल स्पीति की प्रमुख नदियां हैं। चंद्रा और भागा नदी बालाचा दर्रे से निकलती है। चंद्रा और भागा नदी कहाँ से निकलती है? बालाचा दर्रे से। 4 इंपॉर्टेंट नदियां बोली गई हैं लाहौल स्पीति की, चंद्रा, भागा, स्पीति और पिन। चंद्रा, भागा, स्पीति और पिन। इनमें से जो चंद्रा और भागा हैं बालाचा दर्रे से निकलती हैं। बालाचा दर्रे की हाइट कितनी बताई गई है? 4890 मीटर। 4890 मीटर बालाचा दर्रे की ऊंचाई बोली गई है। तो हम जो 4 इंपॉर्टेंट नदियां हैं चंद्रा, भागा, स्पीति और पिन इनके बारे में देखते हैं। चंद्रा नदी सबसे पहले तो चंद्रा नदी शिगड़ी ग्लेशियर से होते हुए टांडी तक बहती है। तो चंद्रा नदी शिगड़ी ग्लेशियर से होते हुए कहाँ तक बहती है? टांडी तक बहती है। चंद्रा नदी को बड़ा शिगड़ी और समुद्री ग्लेशियर से पानी मिलता है। खोकसर, सिस्सू, गोंदला चंद्रा नदी के किनारे पर स्थित हैं। कौन कौन से? खोकसर, सिस्सू और गोंदला ये किसके किनारे पर स्थित है? चंद्रा नदी के किनारे पर। तो चंद्रा नदी के बारे में हमने क्या देखा कि जो शिगड़ी ग्लेशियर से होते हुए यह टांडी तक बहती है। जो चंद्रा नदी है वो शिगड़ी ग्लेशियर से होते हुए टांडी तक बहती है। चंद्रा नदी को बड़ा शिगड़ी और समुद्री ग्लेशियर से पानी मिलता है। चंद्रा नदी को किससे पानी मिलता है? बड़ा शिगड़ी और समुद्री ग्लेशियर से, ठीक है। हमने पढ़ा कि जो चंद्रा नदी है वो शिगड़ी ग्लेशियर से होते हुए टांडी तक बहती है,
चंद्रा नदी शिगड़ी ग्लेशियर से होते हुए, चंद्रा नदी शिगड़ी ग्लेशियर से होते हुए टांडी तक बहती है। कहाँ से होते हुए? शिगड़ी ग्लेशियर से होते हुए टांडी तक बहती है। और जो चंद्रा नदी है उसको कहाँ कहाँ से पानी मिलता है? एक बड़ा शिगड़ी से और समुद्री ग्लेशियर से। चंद्रा नदी को बड़ा शिगड़ी और समुद्री ग्लेशियर से पानी मिलता है। चंद्रा नदी को बड़ा शिगड़ी और समुद्री ग्लेशियर से पानी मिलता है। और बोला गया है कि चंद्रा नदी के किनारे पर कौन कौन से गांव स्थित हैं? खोकसर, सिस्सू और गोंदला। खोकसर या कोकसर भी, जैसे हमने अभी पढ़ा था इससे पहले, तो कोकसर या खोकसर एक ही जगह का नाम है। तो खोकसर, सिस्सू और गोंदला, इन तीनों जो जगह है ये चंद्रा नदी के किनारे स्थित हैं। खोकसर, सिस्सू और गोंदला चंद्रा नदी के किनारे पर कौन सी स्थान स्थित है? खोकसर, सिस्सू और गोंदला। चंद्रा नदी के किनारे बसे कौन कौन से शहर है? खोकसर, सिस्सू और गोंदला। बोला गया है खोकसर, सिस्सू और गोंदला चंद्रा नदी के किनारे स्थित हैं। खोकसर, सिस्सू और गोंदला चंद्रा नदी के किनारे स्थित हैं। भागा नदी की अगर बात करें, जो भागा है बारलाचा दर्रे से निकलकर सूरजताल, सूर्य की झील में प्रवेश करती है। भागा नदी बारलाचा दर्रे से निकलकर सूरजताल, सूर्य की झील में प्रवेश करती है। तो बारलाचा दर्रे से निकलती है और सूरजताल में प्रवेश करती है, मतलब सूरजताल में मिल जाती है। कौन सी नदी? भागा नदी। भागा नदी बारलाचा दर्रे से निकलकर सूरजताल यानी सूर्य की झील इनको बोला जाता है, वहाँ प्रवेश करती है। दारचा में भागा नदी जास्कर नदी में मिलती है। दारचा में जो भागा नदी है वो जास्कर नदी में मिलती है। दारचा और टांडी के बीच केलांग, खारडोंग और गेमूर गांव भागा नदी के किनारे पर स्थित है। और दारचा और टांडी जो जगह है इनके बीच में जो केलांग आता है, खारडोंग आता है और गेमूर गांव, ये भागा नदी के किनारे पर स्थित हैं। बारलाचा दर्रे से निकलकर सूरजताल में प्रवेश करती है भागा नदी। ठीक है, भागा नदी कहाँ से निकलती है? बारलाचा दर्रे से निकलती है और सूरजताल में प्रवेश करती है। भागा नदी बारलाचा दर्रे से निकलकर सूरजताल में प्रवेश करती है। और बोला गया है कि जो दारचा जगह है वहाँ पर भागा नदी जास्कर नदी में मिलती है। दारचा में जो भागा नदी किस में मिल जाती है? जास्कर नदी में। दारचा जो स्थान है वहाँ पर भागा नदी किस में मिलती है? जास्कर नदी में मिलती है। दारचा में भागा नदी किस में मिलती है? जास्कर नदी में मिलती है। दारचा में भागा नदी किस में मिल जाती है? जास्कर नदी में। तो पूछा जा सकता है किस स्थान पर भागा नदी जास्कर नदी में मिलती है? किस स्थान पर भागा नदी जास्कर नदी में मिलती है? दारचा में। या दारचा नामक स्थान पर भागा नदी किस नदी में मिलती है? जास्कर नदी में। ठीक है, दारचा नामक स्थान पर भागा नदी कौन सी नदी में मिलती है? जास्कर नदी में। उसके बाद है दारचा और टांडी। दारचा और टांडी, जो दारचा जगह है जहाँ पर भागा नदी जास्कर में मिल गई वो जगह दारचा, जहाँ पर भागा नदी किस में मिल गई? जास्कर नदी में, वो जगह कौन सी है? दारचा। और उसके बाद जो टांडी है, दारचा और टांडी, इसके बीच में जो भागा नदी जब बहती है तो उसके किनारे पर कौन कौन से भागा नदी के किनारे पर कौन कौन सी जगह है वो स्थित है? वो है केलांग, खारडोंग और गेमूर। केलांग, खारडोंग और गेमूर, इसका मतलब भागा नदी के किनारे पर है। केलांग, खारडोंग और गेमूर किसके किनारे पर है? भागा नदी के किनारे पर। केलांग, खारडोंग और गेमूर भागा नदी के किनारे पर स्थित हैं। केलांग, खारडोंग और गेमूर भागा नदी के किनारे पर स्थित हैं। केलांग, खारडोंग और गेमूर कहाँ पर है? भागा नदी के किनारे पर स्थित हैं। केलांग, खारडोंग और गेमूर भागा नदी के किनारे पर स्थित है। कौन कौन सी जगह? केलांग, खारडोंग और गेमूर कहाँ पर है? भागा नदी के किनारे पर स्थित है। केलांग, खारडोंग और गेमूर भागा नदी के किनारे पर स्थित है। केलांग, खारडोंग और गेमूर भागा नदी के किनारे पर स्थित है। केलांग, खारडोंग और गेमूर। केलांग, खारडोंग और गेमूर भागा नदी के किनारे पर स्थित हैं। केलांग, खारडोंग और गेमूर। चंद्रा नदी के किनारे पर कौन से थे? खोकसर, सिस्सू और गोंदला। चंद्रा नदी के किनारे पर है खोकसर, सिस्सू, गोंदला। चंद्रा नदी के किनारे पर कौन कौन से हैं? खोकसर, सिस्सू, गोंदला। भागा नदी के किनारे पर क्या है? केलांग, खारडोंग और गेमूर। भागा नदी के किनारे पर है केलांग, खारडोंग और गेमूर। चंद्रा नदी के किनारे पर कौन से थे? खोकसर, सिस्सू, गोंदला। खोकसर, सिस्सू, गोंदला चंद्रा नदी के किनारे पर थे। खोकसर, सिस्सू, गोंदला। और भागा नदी के किनारे पर है केलांग, खारडोंग और गेमूर। केलांग, खारडोंग और गेमूर। स्पीति नदी। स्पीति नदी जो है वो स्पीति की और किन्नौर की प्रमुख नदी है। स्पीति नदी स्पीति और किन्नौर की प्रमुख नदी है। यह खाब के पास सतलुज नदी में मिलती है। कहाँ पर? खाब के पास। यह कहाँ मिलती है? सतलुज नदी में मिलती है, खाब के पास। मोरंग, रंगरीक,
धनखर, ताबो ये स्पीति नदी के किनारे स्थित प्रमुख गांव हैं। कौन कौन से प्रमुख गांव हैं स्पीति के किनारे? मोरंग, रंगरीक, धनखर, ताबो। मोरंग, रंगरीक, धनखर, ताबो। स्पीति की और किन्नौर की प्रमुख नदी है। स्पीति नदी किन्नौर और स्पीति की प्रमुख नदी है। स्पीति नदी सतलुज में किस स्थान पर मिलती है? खाब के पास। स्पीति नदी सतलुज में खाब के पास मिलती है। और स्पीति नदी के किनारे स्थित प्रमुख गांव कौन कौन से हैं? मोरंग, रंगरीक, धनखर, ताबो। मोरंग, रंगरीक, धनखर, ताबो। आपसे डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि ताबो गांव किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्पीति नदी के किनारे। धनखर गांव किस नदी के किनारे स्थित है? स्पीति नदी के किनारे। इस तरह से तो मोरंग, रंगरीक, धनखर, ताबो ये सारे गांव किसके किनारे हैं? स्पीति नदी के किनारे। चंद्रा नदी के किनारे कौन कौन से हैं? खोकसर, सीसू, गोंदला। चंद्रा नदी के किनारे स्थित गांव कौन से हैं? खोकसर, सीसू, गोंदला। भागा नदी के किनारे स्थित गांव कौन से हैं? खेलांग, केलांग, खारडोंग, गेमुर। भागा नदी के किनारे स्थित गांव कौन से हैं? केलांग, खारडोंग, गेमुर। केलांग, खारडोंग और गेमुर भागा नदी के किनारे हैं। केलांग, खारडोंग, गेमुर। और स्पीति नदी के किनारे स्थित गांव कौन से हैं? मोरंग, रंगरीक, धनखर, ताबो। मोरंग, रंगरीक, धनखर, ताबो स्पीति नदी के किनारे स्थित हैं। उसके बाद है पिन नदी। स्पीति की नदी, जो स्पीति नदी है उसकी सहायक नदी है पिन नदी। स्पीति नदी की सहायक नदी कौन सी है? पिन नदी। स्पीति नदी की सहायक नदी है पिन नदी। आगे देखते हैं ग्लेशियर। तो एंड्रयू विल्सन ने 1873 में लाहौल स्पीति को ग्लेशियर की घाटी कहा था। किसने? एंड्रयू विल्सन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी कि किसने लाहौल स्पीति को ग्लेशियर की घाटी कहा था? तो ये कहा था एंड्रयू विल्सन ने। और कब? 1873 में। एंड्रयू विल्सन ने 1873 में लाहौल स्पीति को ग्लेशियर की घाटी कहा था। एंड्रयू विल्सन ने कब? 1873 में लाहौल स्पीति को ग्लेशियर की घाटी कहा था। तो लाहौल स्पीति को ग्लेशियर की घाटी कब कहा गया? 1873 में। किसके द्वारा कहा गया? एंड्रयू विल्सन के द्वारा। कैप्टन हारकोर्ट ने 1869 में शिगड़ी ग्लेशियर लाहौल को पार किया जो 25 किलोमीटर लंबा है। कैप्टन हारकोर्ट की बात करें तो इन्होंने शिगड़ी ग्लेशियर पार किया था। कैप्टन हारकोर्ट ने शिगड़ी ग्लेशियर पार किया था। कब? 1869 में। कैप्टन हारकोर्ट ने शिगड़ी ग्लेशियर 1869 में पार किया था जो कि 25 किलोमीटर लंबा है। शिगड़ी ग्लेशियर कितना लंबा है? 25 किलोमीटर। और कैप्टन हारकोर्ट ने इसको शिगड़ी ग्लेशियर को 1869 में पार किया था। कैप्टन हारकोर्ट ने शिगड़ी ग्लेशियर कब पार किया था? 1869 में। शिगड़ी ग्लेशियर 1869 ईस्वी में किसके द्वारा पार किया गया था? कैप्टन हारकोर्ट के द्वारा। और कैप्टन हारकोर्ट के द्वारा 1869 में शिगड़ी ग्लेशियर को पार किया गया। एंड्रयू विल्सन ने 1873 में लाहौल को क्या कहा था? ग्लेशियर की घाटी। 1873 एंड्रयू विल्सन क्या कहा था? ग्लेशियर की घाटी किसे? लाहौल स्पीति को। और इसके बाद 1869 में हमने देख लिया कि हारकोर्ट जो है उन्होंने शिगड़ी ग्लेशियर पार किया था जो 25 किलोमीटर लंबा है। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है शिगड़ी ग्लेशियर। सोनापानी ग्लेशियर 11 किलोमीटर लंबा है। अगर सोनापानी ग्लेशियर की बात करें तो ये 11 किलोमीटर लंबा है। सोनापानी ग्लेशियर 11 किलोमीटर लंबा है। आगे हम लाहौल स्पीति के नामकरण की बात करते हैं। तो जो लाहौल है, लाहौल को गारजा और स्वांगला भी कहा जाता है। लाहौल को क्या कहा जाता है? गारजा और स्वांगला। लाहौल को गारजा और स्वांगला भी कहा जाता है। तो गारजा और स्वांगला किसके नाम है? लाहौल के ही नाम है। गारजा किसे कहा जाता है? लाहौल को। स्वांगला किसे कहा जाता है? लाहौल को। तो लाहौल को गारजा और स्वांगला भी कहा जाता है। कनिंघम के अनुसार लाहौल का अर्थ है दक्षिण जिला। लद्दाख का दक्षिण जिला कह सकते हैं। तो कनिंघम के अनुसार लाहौल का अर्थ दक्षिण जिला लद्दाख का। ठीक है, तो कनिंघम ने कहा था लाहौल को दक्षिण जिला। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि किस यात्री के द्वारा लाहौल को दक्षिण जिला कहा गया था, लद्दाख का दक्षिण जिला कहा गया था। वो थे कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार लाहौल का अर्थ दक्षिण जिला है। कनिंघम के अनुसार लाहौल का अर्थ क्या है? दक्षिण जिला लद्दाख का। राहुल सांस्कृत्यायन ने लाहौल को देवताओं की भूमि कहा है।
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी कि किसके द्वारा लाहौल को देवताओं की भूमि कहा गया है। तो लाहौल को देवताओं की भूमि किसके द्वारा कहा गया है? राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा। राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा लाहौल को देवताओं की भूमि कहा गया है। राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा लाहौल को देवताओं की भूमि कहा गया है। गारजा और स्वांगला भी लाहौल स्पीति को कहा गया है। क्या कहा गया है? लाहौल को गारजा और स्वांगला। लाहौल को क्या कहा गया है? गारजा और स्वांगला। कनिंघम के अनुसार लाहौल क्या दक्षिण जिला है लद्दाख का। कनिंघम के अनुसार लाहौल क्या दक्षिण जिला है लद्दाख का। और राहुल सांस्कृत्यायन ने लाहौल को क्या कहा है? देवताओं की भूमि। राहुल सांस्कृत्यायन ने लाहौल को देवताओं की भूमि कहा है। राहुल सांस्कृत्यायन ने क्या कहा है? लाहौल को देवताओं की भूमि। जबकि एक अन्य अर्थ में इसे दर्रे का देश भी कहा जाता है। लाहौल स्पीति को एक अन्य अर्थ में क्या कहा जाता है? दर्रे का देश। तो दर्रे का देश भी क्या है? लाहौल ही है। दर्रे का देश भी लाहौल ही है और देवताओं की भूमि भी लाहौल है। देवताओं की भूमि या फिर दर्रे का देश किसके लिए प्रयोग किया गया? लाहौल के लिए। देवताओं की भूमि किसने कहा? राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा लाहौल को। और दर्रे का देश भी लाहौल को ही कहा जाता है। तिनान, पुनान और टोड भाषा जो होती है, तिनान भाषा, पुनान भाषा और टोड भाषा जो लाहौल की भाषाएं हैं, इसमें लाहौल को गारजा कहा जाता है। हमने पढ़ा था ना कि लाहौल को गारजा और स्वांगला कहा जाता है। तो जो गारजा है, लाहौल को गारजा किस लैंग्वेज में कहा जाता है? तिनान, पुनान और टोड भाषाओं में। अगर तिनान, पुनान और टोड भाषाओं की बात करें, लाहौल की जो ये 3 भाषा हैं, तिनान, पुनान और टोड जो भाषा है, इसमें लाहौल को क्या कहा जाता है? गारजा कहा जाता है। लाहौल को गारजा कौन सी भाषा में कहा जाता है? तो लाहौल की जो भाषाएं हैं, तिनान, पुनान और टोड। तिनान, पुनान और टोड भाषाओं में लाहौल को गारजा कहा जाता है। तिनान, पुनान और टोड भाषाओं में लाहौल को क्या कहा जाता है? गारजा। तो लाहौल को गारजा किस भाषा में कहा जाता है? तिनान, पुनान और टोड भाषाओं में। या तिनान, पुनान और टोड भाषाओं में लाहौल को क्या कहा जाता है? गारजा। या फिर तिनान, पुनान और जो टोड भाषाएं हैं कहाँ की? लाहौल की हैं। तिनान, पुनान और टोड भाषाओं में लाहौल को क्या कहा गया है? गारजा। और तिनान, पुनान और टोड भाषाओं में गारजा किसे कहा गया है? लाहौल को। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है मानछद भाषा में लाहौल को स्वांगला कहा गया है। इंपॉर्टेंट है कि हमने पढ़ा गारजा और स्वांगला कहा जाता है। तो गारजा तो हमने देख लिया, तिनान, पुनान और टोड भाषाओं में लाहौल को गारजा कहा जाता है। इसके अलावा स्वांगला किस में भाषा में कहा जाता है? मानछद भाषा में लाहौल को स्वांगला कहा जाता है। मानछद भाषा में लाहौल को क्या कहा जाता है? स्वांगला। मानछद भाषा में लाहौल को स्वांगला कहा जाता है। मानछद भाषा में लाहौल को स्वांगला कहा जाता है। कौन सी भाषा में? मानछद भाषा में। मानछद भाषा में लाहौल को स्वांगला कहा जाता है। मानछद भाषा में लाहौल को स्वांगला कहा जाता है। बुद्ध के पुत्र राहुल के नाम पर लाहौल की उत्पत्ति हो सकती है। ऐसा माना गया है कि जो महात्मा बुद्ध थे, उनके पुत्र जो राहुल थे, उनके नाम पर ही लाहौल जो है नाम की उत्पत्ति हुई है। कि राहुल का ही बिगड़कर स्वरूप क्या बन गया? लाहौल बन गया और उससे ही लाहौल नाम की उत्पत्ति हुई है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जो बुद्ध के पुत्र है राहुल, उनके नाम पर ही लाहौल की उत्पत्ति हो सकती है। स्पीति की बात करें तो स्पीति का शाब्दिक अर्थ है मणियों की भूमि। इंपॉर्टेंट है कि स्पीति का शाब्दिक अर्थ क्या है? मणियों की भूमि। स्पीति का शाब्दिक अर्थ क्या है? मणियों की भूमि। स्पीति का शाब्दिक अर्थ है मणियों की भूमि। और स्पीति का मुख्यालय काजा है। स्पीति का मुख्यालय क्या है? काजा। स्पीति का मुख्यालय काजा है। स्पीति का मुख्यालय क्या है? काजा। इससे पहले स्पीति का मुख्यालय क्या था? ढांगकर था। अभी स्पीति का मुख्यालय काजा है और इससे पहले स्पीति का मुख्यालय क्या था? ढांगकर था। स्पीति का अर्थ होता है मणियों की भूमि। स्पीति का मुख्यालय क्या है? काजा। और इससे पहले, काजा से पहले स्पीति का मुख्यालय क्या था? ढांगकर। काजा से पहले स्पीति का मुख्यालय क्या था? ढांगकर था। और स्पीति को मणियों की भूमि कहा जाता है। अब हम बात करते हैं लाहौल स्पीति के इतिहास की। तो सबसे पहले देखते हैं प्राचीन इतिहास। मनु को इस क्षेत्र का प्राचीन शासक बताया गया है। जो लाहौल स्पीति क्षेत्र है, इसमें मनु को इस क्षेत्र का प्राचीन शासक बताया गया है। कि जो मनु थे वो क्या थे? प्राचीन शासक थे। किसके? लाहौल स्पीति के। महाभारत युद्ध में भी इस क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया था। ऐसा माना जाता है कि जो महाभारत युद्ध था
उसमें भी लाहौल स्पीति के लोगों ने भाग लिया था। महाभारत युद्ध में भी लाहौल स्पीति के लोगों ने भाग लिया था। किसमें? महाभारत युद्ध में भी कहाँ के लोगों ने? लाहौल स्पीति के लोगों ने भाग लिया था। कनिष्क जो कुषाण वंश के समय का शासक था कनिष्क, उन्होंने कहा है कि कनिष्क के समय यह क्षेत्र उनके कब्जे में था। तो जो कुषाण वंश का शासक होता है कनिष्क, उसके समय में जो ये क्षेत्र है उनके कब्जे में था, कनिष्क के कब्जे में था। मतलब लाहौल स्पीति का क्षेत्र किसके कब्जे में था? कनिष्क के कब्जे में भी रहा है। जो लाहौल स्पीति का क्षेत्र है वो कुषाण वंश के कब्जे में भी रहा है। और कुषाण वंश में किसके कब्जे में? कनिष्क के कब्जे में। मतलब कनिष्क जब राजा था कुषाण वंश का, तब लाहौल स्पीति उसके अंडर रहा है। जास्कर क्षेत्र में कनिष्क का एक स्तूप प्राप्त हुआ है। जो जास्कर क्षेत्र है वहां पर कनिष्क का एक स्तूप प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट है कि जास्कर क्षेत्र में किसका स्तूप मिला है? तो कनिष्क का। जास्कर क्षेत्र में कनिष्क का एक स्तूप प्राप्त हुआ है। जास्कर क्षेत्र में कनिष्क का एक स्तूप प्राप्त हुआ है। क्या पढ़ा हमने? कि मनु को इस क्षेत्र का प्राचीन शासक बताया गया है। महाभारत युद्ध में भी इस क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया था। और जो कनिष्क हैं कुषाण वंश के राजा, उनके समय में इस क्षेत्र पर कह सकते हैं कि उनका कब्जा था। कनिष्क के समय यह क्षेत्र उनके कब्जे में था। जास्कर क्षेत्र में कनिष्क का एक स्तूप प्राप्त हुआ है। जास्कर क्षेत्र में कनिष्क का एक स्तूप प्राप्त हुआ है। किस क्षेत्र में? जास्कर क्षेत्र में कनिष्क का स्तूप प्राप्त हुआ है। तो कनिष्क का स्तूप कहाँ पर प्राप्त हुआ है? जास्कर क्षेत्र में। कनिष्क का स्तूप कहाँ प्राप्त हुआ है? जास्कर क्षेत्र में। गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन जो राजा थे के समय लाहौल का संबंध हर्ष के साम्राज्य से पुनः जोड़ा गया। गुप्त काल के बाद हर्षवर्धन के समय लाहौल का संबंध हर्ष के साम्राज्य से पुनः जोड़ा गया। अगर हम गुप्त काल के बाद के समय की बात करें तो बोला गया कि हर्षवर्धन के समय लाहौल का संबंध हर्ष के साम्राज्य से पुनः जोड़ा गया। तो यहाँ बोला गया है कि हर्षवर्धन के जो राज्य था उससे लाहौल का संबंध जोड़ा गया था। किससे? हर्षवर्धन के राज्य से लाहौल का संबंध जोड़ा गया था। ह्योनसांग ने 635 में कुल्लू और लाहौल की यात्रा की थी। ह्योनसांग ने कब? 635 में कुल्लू और लाहौल की यात्रा की थी। ह्योनसांग ने 635 में कुल्लू और लाहौल की यात्रा की थी। ह्योनसांग ने कब कुल्लू और लाहौल की यात्रा की? 635 में। ह्योनसांग ने 635 में कुल्लू और लाहौल की यात्रा की। ह्योनसांग ने कब यात्रा की कुल्लू और लाहौल की? 635 ईस्वी में। ह्योनसांग ने 635 ईस्वी में कहाँ की यात्रा की? कुल्लू और लाहौल की। 600 ईस्वी के आसपास चंबा ने लाहौल पर विजय प्राप्त की थी। अगर हम 600 ईस्वी के आसपास की बात करें तो तब चंबा ने क्या किया था? लाहौल पर विजय प्राप्त की थी। 600 ईस्वी के आसपास चंबा ने लाहौल पर विजय प्राप्त की थी। 600 ईस्वी के आसपास चंबा ने लाहौल पर विजय प्राप्त की थी। चंबा ने लाहौल पर विजय कब प्राप्त की थी? 600 ईस्वी के आसपास। 600 ईस्वी के आसपास चंबा ने लाहौल पर विजय प्राप्त की थी। लाहौल पर हर्ष के समय कुल्लू और चंबा का कब्जा रहा, जो स्वयं हर्ष के अधीन थे। तो अगर हर्ष के समय की बात करें, हर्षवर्धन के समय की, तो लाहौल पर हर्ष के समय किस किस का कब्जा रहा है? कुल्लू और चंबा का। और कुल्लू और चंबा जो दोनों रियासतें थी, राज्य थे, ये खुद भी हर्ष के अधीन ही थे। मतलब हर्ष के अधीन होते हुए कुल्लू और चंबा ने लाहौल पर अपना कब्जा बनाया था। तो लाहौल पर हर्ष के समय कुल्लू और चंबा का कब्जा रहा, जो स्वयं हर्ष के अधीन थे, जिससे लाहौल भी हर्ष के अधीन आ गया। तो क्योंकि लाहौल पर कुल्लू और चंबा ने कब्जा किया था, जो कि हर्ष के अधीन थे। कुल्लू और चंबा किसके अधीन थे? हर्ष के अधीन थे। कुल्लू और चंबा हर्ष के अधीन थे। और कुल्लू और चंबा ने जब लाहौल पर कब्जा कर लिया तो इनडायरेक्टली क्या हुआ? जो लाहौल है वो भी हर्ष के अधीन आ गया। पहले हर्ष के अधीन कुल्लू और चंबा थे, और अब जब कुल्लू और चंबा ने लाहौल पर भी कब्जा कर दिया तो ये तीनों के दिन अब हर्ष के अधीन आ गए। ह्योनसांग के अनुसार स्पीति पर सेन राजाओं का राज था, जिसका पहला राजा समुद्र सेन था। इंपॉर्टेंट है कि ह्योनसांग के अनुसार स्पीति पर सेन राजाओं का राज था। किसका? सेन राजाओं का राज था, जिसका पहला राजा समुद्र सेन था। जिसका पहला राजा कौन था? समुद्र सेन था। ह्योनसांग के अनुसार स्पीति पर सेन राजाओं का राज था, जिसका पहला राजा समुद्र सेन था। ह्योनसांग के अनुसार
जो स्पीति है उन पर सेन राजाओं का राज था। स्पीति पर कौन से राजाओं का राज था? सेन राजाओं का। और जिसका पहला राजा कौन था? सेन राजाओं का पहला राजा कौन था? समुद्र सेन। समुद्र सेन। स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने कुछ समय तक कुल्लू को अपने अधीन कर करदाता बनाया। तो यहाँ पर ये राजा इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र सेन। तो स्पीति के जो राजा होते हैं राजेंद्र सेन, उन्होंने कुछ समय तक क्या किया? कुल्लू को अपने अधीन किया और उसे अपना करदाता बनाया। स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने कुछ समय के लिए कुल्लू को अपने अधीन किया और उसे अपना करदाता बनाया। किसने? स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने। स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने कुल्लू को अपने अधीन कर करदाता बनाया। किसने? स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने कुल्लू को अपने अधीन किया और कुछ समय के लिए उसे अपना करदाता बनाया। स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने। इसके बाद है कि छेदसेन के समय जो सातवीं सदी की बात हो रही है, स्पीति लद्दाख के अधीन आ गया। तो छेदसेन के समय मतलब 7वीं सदी में जो स्पीति है ये लद्दाख के अधीन आ गया था। छेदसेन के समय स्पीति किसके अधीन आ गया था? लद्दाख के अधीन आ गया था। जो राजा छेदसेन थे उनके समय में स्पीति लद्दाख के अधीन आ गया था। छेदसेन के समय क्या हुआ? स्पीति लद्दाख के अधीन आ गया। और स्पीति के राजा राजेंद्र सेन के समय क्या हुआ कि उन्होंने कुल्लू को कुछ समय के लिए अपना करदाता बनाया। स्पीति के राजा राजेंद्र सेन के समय क्या हुआ कि राजेंद्र सेन ने कुछ समय के लिए कुल्लू को अपना करदाता बनाया। और राजा छेदसेन के समय क्या हुआ? जो स्पीति है किसके अंडर चला गया? लद्दाख के अंडर चला गया। ठीक है, तो बोला गया छेदसेन के समय स्पीति लद्दाख के अधीन आ गया। स्पीति के शासकों को नोनो कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है कि स्पीति के शासकों को क्या कहा जाता था? नोनो कहा जाता था। स्पीति के शासकों को नोनो कहा जाता था। तो नोनो कहाँ के शासकों को कहा जाता था? इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो स्पीति के शासकों को नोनो कहा जाता था। किसे? स्पीति के शासकों को नोनो कहा जाता था। जो स्पीति के शासक थे उन्हें नोनो कहा जाता था। स्पीति के शासकों को नोनो कहा जाता था। जो स्पीति के शासक थे उन्हें क्या कहा जाता था? नोनो। नेक्स्ट देखते हैं मध्यकालीन इतिहास। लाहौल स्पीति का मध्यकालीन इतिहास देखेंगे। तो बोला गया है कि 8वीं सदी में लाहौल कश्मीर का भाग बन गया। अगर हम 8वीं सदी की बात करें तो लाहौल किसका भाग बन गया? कश्मीर का भाग बन गया। 8वीं सदी में जो लाहौल है वो कश्मीर का भाग बन गया। 8वीं सदी में लाहौल कहाँ का भाग बना? कश्मीर का भाग बन गया था। 8वीं सदी में जो लाहौल है वो कश्मीर का भाग बन गया। उदयपुर के मृकुला देवी और त्रिलोकीनाथ में कश्मीर कला के नमूने मिले हैं। अगर हम कश्मीर कला के नमूनों की बात करें तो कहाँ कहाँ मिले हैं? मृकुला देवी में, उदयपुर के मृकुला देवी में और त्रिलोकीनाथ में। उदयपुर के मृकुला देवी में और त्रिलोकीनाथ में किसके? कश्मीर कला के नमूने मिले हैं। कश्मीर कला के नमूने मिले हैं। उदयपुर के मृकुला देवी और त्रिलोकीनाथ में जो है कश्मीर कला के नमूने मिले हैं। उदयपुर के मृकुला देवी में और त्रिलोकीनाथ में कश्मीर कला के नमूने मिले हैं। बोला गया 8वीं सदी में जो था लाहौल कश्मीर के अधीन आ गया था। 8वीं सदी में लाहौल कश्मीर के अधीन आ गया था। और इसकी पुष्टि कैसे होती है कि लाहौल 8वीं सदी में कश्मीर के अधीन था? क्योंकि उदयपुर की जो मृकुला देवी है और त्रिलोकीनाथ है वहाँ पर कश्मीर कला के नमूने मिले हैं। उदयपुर के मृकुला देवी और त्रिलोकीनाथ में कश्मीर कला के नमूने मिले हैं। कश्मीर कला 11वीं सदी तक लाहौल में रही। तो जो कश्मीर कला है ये 11वीं सदी तक लाहौल में रही। कश्मीर कला 11वीं सदी तक लाहौल में रही। कश्मीर कला कब तक लाहौल में रही? 11वीं सदी तक। 8वीं सदी जो है लाहौल कश्मीर के अधीन आ गया था। 8वीं सदी में लाहौल कश्मीर का भाग बन गया था। 8वीं सदी में लाहौल कश्मीर का भाग बन गया था। जो उदयपुर का मृकुला देवी है और जो त्रिलोकीनाथ है वहाँ पर कश्मीर कला के नमूने मिले हैं। और 11वीं सदी तक जो है कश्मीर कला का जो प्रभाव है यहाँ पर देखा जा सकता है लाहौल पर। तो कश्मीर कला 11वीं सदी तक लाहौल में रही। लाहौल पर लद्दाख के राजा लाचन उत्पल का शासन तब से रहा जब से कुल्लू पर आक्रमण कर उसे गाय और याक के मिश्रण जौ देने के लिए मजबूर किया। तो अगर हम बात करें लाहौल पर लद्दाख के राजा लाचन उत्पल की शासन की, तो बोला गया है कि जो लद्दाख के राजा थे लाचन उत्पल, उनका शासन रहा लाहौल पर। लाचन उत्पल, राजा लाचन उत्पल जो थे
कहाँ के, लद्दाख के राजा लाचन उत्पल जो थे उनका शासन रहा था इधर लाहौल पर। और कब से रहा था, तो बोला गया है कि जो लद्दाख के राजा है लाचन उत्पल, इनका शासन जो लाहौल पर रहा, कब से रहा, जब से उसने कुल्लू पर आक्रमण कर उसे गाय और याक के मिश्रण जौ को देने के लिए मजबूर किया। लाहौल पर लद्दाख के राजा लाचन उत्पल का शासन तब से रहा जब से उसने कुल्लू पर आक्रमण कर उसे गाय और याक के मिश्रण जौ को देने के लिए मजबूर किया। तो बोला गया है कि लद्दाख के राजा लाचन उत्पल का शासन रहा है लाहौल पर। तो लाहौल पर लद्दाख के किस राजा का शासन रहा है, लाचन उत्पल का। राजा लाचन उत्पल कहाँ के राजा हैं, लद्दाख के राजा हैं लाचन उत्पल। कहाँ पर शासन रहा इनका, इनका शासन रहा लाहौल पर। और कब से रहा, जब से उसने कुल्लू पर आक्रमण कर उसे गाय और याक के मिश्रण जौ को देने के लिए मजबूर किया। आगे देखते हैं, कश्मीर के राजा जैन उल बदीन के तिब्बत आक्रमण के समय कुल्लू और लाहौल लद्दाख के अधीन थे। अगर हम बात करें कश्मीर के राजा जैन उल बदीन की, कि जब कश्मीर के राजा जैन उल बदीन ने आक्रमण किया था तिब्बत पर, उस समय कुल्लू और लाहौल लद्दाख तिब्बत के अधीन थे। कश्मीर के राजा के द्वारा जब तिब्बत पर आक्रमण किया गया था, जिस समय कश्मीर के राजा के द्वारा तिब्बत पर आक्रमण किया गया था, कश्मीर के राजा ने किस पर आक्रमण किया था, तिब्बत पर आक्रमण किया था। तो कश्मीर के किस राजा ने तिब्बत पर आक्रमण किया था, जैन उल बदीन ने। जो कश्मीर के राजा होते हैं जैन उल बदीन है कश्मीर के राजा जैन उल बदीन। कश्मीर के राजा जैन उल बदीन, कश्मीर के राजा कौन है, जैन उल बदीन। इन्होंने कहाँ पर, लद्दाख पर, या फिर बोल सकते हैं तिब्बत पर आक्रमण किया, तिब्बत पर आक्रमण किया। कश्मीर के राजा जैन उल बदीन, कश्मीर के राजा जैन उल बदीन ने क्या किया, तिब्बत पर आक्रमण किया था। जब उस समय जो कुल्लू और लाहौल थे वो लद्दाख तिब्बत के अधीन थे। उस समय क्या था, कुल्लू और लाहौल किसके अधीन थे, तो कुल्लू और लाहौल लद्दाख तिब्बत के अधीन थे। कुल्लू और लाहौल किसके अधीन थे, लद्दाख तिब्बत के। जिस समय कश्मीर के राजा जैन उल बदीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया था, किस पर तिब्बत पर आक्रमण किया था, किसने, कश्मीर के राजा जैन उल बदीन ने। तो जैन उल बदीन ने जिस समय तिब्बत पर आक्रमण किया, उस समय कुल्लू और लाहौल जो थे किसके अधीन थे, लद्दाख तिब्बत के अधीन थे, लद्दाख तिब्बत के अधीन थे। नेक्स्ट देखते हैं कि कुल्लू के राजा जो बहादुर शाह के समय लाहौल कुल्लू का भाग बन गया था। वर्ष 1631 में लाहौल कुल्लू का भाग था। तो बोला गया है कि कुल्लू के राजा बहादुर शाह के समय, कुल्लू के राजा बहादुर शाह के समय लाहौल कुल्लू का भाग बन गया था। तो लाहौल कुल्लू का भाग कुल्लू के किस राजा के समय बना था, राजा बहादुर शाह के समय। कुल्लू के राजा बहादुर शाह के समय, कुल्लू के राजा बहादुर शाह के समय जो लाहौल था वो कुल्लू का भाग बन गया था। 1631 में भी लाहौल कुल्लू का भाग था। तो जो राजा बहादुर शाह हैं तो 1532 से 1559 तक राजा हैं, 1532 से 1559 तक। तो इनकी बात की गई है कि जब कुल्लू के राजा बहादुर शाह थे तब भी लाहौल किसका भाग था, कुल्लू का। और उसके बाद 1631 की बात की गई है, तो 1631 में भी जो लाहौल है वो किसका भाग था, कुल्लू का। तो लाहौल कुल्लू का भाग कब कब रहा है, एक तो राजा बहादुर शाह के समय में और एक 1631 में। राजा बहादुर शाह के समय, कुल्लू के राजा बहादुर शाह के समय जो लाहौल था वो कुल्लू का भाग था। कुल्लू के जो राजा थे बहादुर शाह, उनके समय में लाहौल कुल्लू का भाग था। और बाद में 1631 में भी लाहौल किसका, कुल्लू का भाग बनता है। कुल्लू के राजा बहादुर शाह के समय लाहौल कुल्लू का भाग था और 1631 में भी लाहौल किसका भाग बनेगा, कुल्लू का। अगला है, चंबा के राजाओं ने भी लाहौल के अधिकतर भाग पर अधिकार किया था। अगर चंबा के राजाओं की बात करें तो उन्होंने भी लाहौल के अधिकतर भाग पर अधिकार किया था। चंबा के राजाओं ने लाहौल के अधिकतर भाग पर अधिकार किया था। चंबा के राजाओं ने भी लाहौल पर अधिकतर, जो लाहौल के अधिकतर भाग थे उन पर अधिकार किया था। चंबा के राजाओं ने भी लाहौल के अधिकतर भाग पर अधिकार किया था। चंबा के राजाओं ने भी लाहौल के अधिकतर भाग पर अधिकार किया था। किसने, चंबा के राजाओं ने भी लाहौल के अधिकतर भाग पर अधिकार किया था। किसने, चंबा के राजाओं ने लाहौल के अधिकतर भाग पर अधिकार किया था। उदयपुर का मृकुला देवी मंदिर चंबा के राजा प्रताप सिंह वर्मन द्वारा बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी कि जो उदयपुर का मृकुला देवी मंदिर है, उदयपुर का मृकुला देवी मंदिर
ये चंबा के किस राजा के द्वारा बनाया गया? चंबा के राजा प्रताप सिंह वर्मन के द्वारा बनाया गया है। तो चंबा के राजाओं के समय लाहौल के अधिकतर भाग पर किस का अधिकार हो गया था? चंबा, मतलब लाहौल के अधिकतर भाग पर भी चंबा का अधिकार हुआ था। चंबा के राजाओं ने भी जो है लाहौल के अधिकतर भाग पर अधिकार कर लिया था। फिर बोला गया है जो उदयपुर में मिर्कुला देवी मंदिर है, चंबा के राजा प्रताप सिंह वर्मन ने बनाया था। यहाँ तक कि ऐसा देख सकते हैं हम लोग कि चंबा के राजाओं ने अधिकार तो किया ही लाहौल पर, साथ ही देखो जो चंबा के राजा हैं प्रताप सिंह वर्मन, उन्होंने मंदिर तक बना दिया लाहौल में। तो चंबा के राजा जो प्रताप सिंह वर्मन है उन्होंने मंदिर कहाँ बनाया था? उदयपुर का जो मिर्कुला देवी मंदिर है वो बनाया था उन्होंने। ठीक है, तो उदयपुर में जो मिर्कुला देवी मंदिर है ये चंबा के राजा ने बनवाया है। लाहौल में जो उदयपुर में मिर्कुला देवी मंदिर है वो चंबा के राजा प्रताप सिंह वर्मन ने बनवाया है। चंबा के राजा प्रताप सिंह वर्मन के द्वारा उदयपुर का मिर्कुला देवी मंदिर बनवाया गया है। उदयपुर में जो मिर्कुला देवी मंदिर है किसने बनवाया है? चंबा के राजा प्रताप सिंह वर्मन ने। आगे देखते हैं, कुल्लू के राजा जगत सिंह के समय लाहौल कुल्लू का भाग था। तो अब पहले हमने पढ़ा था कि कुल्लू के राजा कौन से? बहादुर शाह। बहादुर शाह के समय में भी जो कुल्लू के राजा बहादुर शाह थे उनके समय में भी लाहौल कुल्लू का भाग था। 1631 में भी लाहौल जो था वो कुल्लू का भाग था। कुल्लू के राजा बहादुर शाह के समय भी जो लाहौल है वो कुल्लू का भाग था। फिर 1631 में भी जो कुल्लू है वो लाहौल का भाग था। अब बोला गया है कि कुल्लू के राजा जगत सिंह, कुल्लू के राजा जगत सिंह जो होते हैं उनके समय में भी जो लाहौल है वो कुल्लू का भाग था। कुल्लू के राजा जगत सिंह के समय में भी जो लाहौल है कुल्लू का भाग था। कब कब कुल्लू का भाग था? एक तो कुल्लू के राजा बहादुर शाह के समय, कुल्लू के राजा बहादुर शाह के समय जो है लाहौल कुल्लू का भाग था। 1632 से 59 के बीच, सॉरी 1532 से 1559 के बीच में, 1532 से 1559 के बीच में जब राजा बहादुर शाह होते हैं, कुल्लू के राजा बहादुर शाह 1532 से 1559 के बीच में, तो उस समय जो लाहौल है वो कुल्लू का भाग था राजा बहादुर शाह के समय। 1631 में भी जो लाहौल है वो कुल्लू का भाग बना। फिर जब कुल्लू के राजा जगत सिंह आते हैं उनके समय में, मतलब 1637 से 1672, 1637 से 1672 तब भी लाहौल कुल्लू का भाग था। 1681 में 1681 में मंगोलों ने लाहौल पर आक्रमण किया था क्योंकि यहाँ के लामा डुग्पा मत को मानने वाले थे। इम्पॉर्टेंट है ये भी फैक्ट कि मंगोलों ने लाहौल पर कब आक्रमण किया? 1681 में। मंगोलों ने लाहौल पर 1681 में आक्रमण किया। मंगोलों ने लाहौल पर 1681 में आक्रमण किया। किसने? मंगोलों ने। और लाहौल पर कब? 1681 में आक्रमण किया। क्यों किया आक्रमण? क्योंकि जो यहाँ के लामा थे वो डुग्पा मत को मानने वाले थे। लाहौल के जो लामा थे किस मत को मानते थे? डुग्पा मत को। लाहौल के लामा डुग्पा मत को मानने वाले थे, इसलिए जो मंगोल थे, मंगोलों ने लाहौल पर आक्रमण किया 1681 में। 1681 में मंगोलों ने लाहौल पर आक्रमण किया क्योंकि यहाँ के लामा डुग्पा मत को मानने वाले थे। तो कब की बात है? 1681 की। 1681 में क्या होता है कि जो मंगोल होते हैं 1681 में मंगोलों ने लाहौल पर आक्रमण किया क्योंकि यहाँ के जो लामा होते हैं वो डुग्पा मत को मानने वाले होते हैं। अगला फैक्ट देखते हैं, मुगलों की मदद से कुल्लू के राजा विधि सिंह ने लाहौल के ऊपरी क्षेत्रों पर कब्जा किया था। अब कुल्लू के नेक्स्ट एक और राजा हैं जिन्होंने लाहौल के पर कब्जा किया है, लाहौल के क्षेत्रों पर कब्जा किया, वो है कुल्लू के राजा विधि सिंह। पहले हमने कुल्लू के राजा बहादुर शाह पढ़े, ठीक है, कि कुल्लू के राजा जो बहादुर शाह थे उनके समय में भी क्या हुआ था? कुल्लू का लाहौल पर कब्जा हुआ था। जो कुल्लू के राजा बहादुर शाह थे उन्होंने क्या किया था? लाहौल पर कब्जा किया था, कुल्लू के राजा बहादुर शाह ने, ठीक है। और उसके बाद 1631 में भी जो कुल्लू है उसके अंडर था लाहौल। उसके बाद जो राजा जगत सिंह आए, कुल्लू के राजा जगत सिंह, उनके समय में जो लाहौल है वो कुल्लू का भाग था। अब जो राजा विधि सिंह है, कुल्लू के राजा विधि सिंह, इन्होंने मुगलों की हेल्प से किया था। यहाँ पर डिफरेंट फैक्ट ये है कि इन्होंने मुगलों से भी मदद ली थी। तो कुल्लू के राजा विधि सिंह ने मुगलों की मदद से जो लाहौल के ऊपरी क्षेत्र है वहाँ पर कब्जा किया था। मुगलों की मदद से कुल्लू के राजा विधि सिंह ने मुगलों की मदद से कुल्लू के राजा विधि सिंह ने लाहौल के ऊपरी क्षेत्र पर कब्जा किया था। तो मुगलों की मदद से
कुल्लू के राजा विधि सिंह ने। मुगलों की मदद किसने ली थी? कुल्लू के राजा विधि सिंह ने ली थी। किस लिए ली थी? लाहौल के ऊपरी क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए। उसके बाद बोला गया विधि सिंह के समय से थिरोट कुल्लू और चंबा के बीच की सीमा का निर्धारण करता है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो विधि सिंह है उनके समय से क्या होता है कि कुल्लू और चंबा के बीच की सीमा का निर्धारण कौन करता है? थिरोट। थिरोट जगह को मतलब कुल्लू और चंबा के बीच की सीमा का निर्धारण का स्थान बताया गया है। कब से? विधि सिंह के समय से। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है राजा विधि सिंह के बारे में। कुल्लू के राजा विधि सिंह जिन्होंने मुगलों की मदद से क्या किया था? लाहौल के ऊपरी क्षेत्रों पर कब्जा किया था। उन्हीं विधि सिंह के टाइम में क्या डिसाइड होता है कि जो थिरोट है वो कुल्लू और चंबा की बीच की सीमा का निर्धारण करेगा। तो थिरोट किसकी सीमा का निर्धारण करता है? कुल्लू और चंबा। पहले तो यही फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि कुल्लू और चंबा के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी जगह करती है? थिरोट। तो कुल्लू और चंबा के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी जगह करती है? थिरोट। और राजा विधि सिंह के समय से, राजा विधि सिंह के समय से ऐसा चलता आ रहा है कि थिरोट कुल्लू और चंबा के बीच सीमा का निर्धारण करती है। राजा विधि सिंह, जो कुल्लू के राजा विधि सिंह हैं, उनके समय से, कुल्लू के राजा विधि सिंह के समय से थिरोट जो है वो कुल्लू और चंबा के बीच सीमा निर्धारण करता है। तिब्बत लद्दाखी मुगल युद्ध में स्पीति काफ़ी हद तक कुल्लू और लद्दाख से स्वतंत्र था। अगर हम तिब्बत लद्दाखी मुगल युद्ध की बात करें जो 1681 से 83 तक चला था, तिब्बत लद्दाखी जो मुगल युद्ध था 1681 से 83, 1681 से 83 तिब्बत लद्दाखी मुगल युद्ध 1681 से 83। तिब्बत लद्दाखी मुगल युद्ध कब चला था? 1681 से 83। तिब्बत लद्दाखी मुगल युद्ध, तिब्बत लद्दाखी मुगल युद्ध कब चला था? 1681 से 83। इस समय में जो स्पीति था वो काफ़ी हद तक कुल्लू और लद्दाख से स्वतंत्र था। कब? तिब्बत लद्दाखी मुगल युद्ध में 1681 से 83 के टाइम पीरियड में। 1681 से 83 के टाइम पीरियड में जो तिब्बत लद्दाखी मुगल युद्ध था, इस समय स्पीति जो था काफ़ी हद तक कुल्लू और लद्दाख से स्वतंत्र था। स्पीति काफ़ी हद तक किससे स्वतंत्र था? कुल्लू और लद्दाख से। कुल्लू का राजा मान सिंह जो था उसने गोंदला किला बनवाया था। इम्पॉर्टेंट है, कुल्लू के राजा जो मान सिंह थे उन्होंने भी गोंदला किला बनवाया था। कुल्लू के राजा मान सिंह ने भी क्या किया था? गोंदला किला बनवाया था लाहौल में। तो कुल्लू के राजा किसने? मान सिंह ने कौन सा किला बनवाया है? गोंदला किला बनवाया है। गोंदला किला बनवाया है। कुल्लू के राजा मान सिंह ने गोंदला किला बनवाया था। तो कुल्लू के राजा किसने? मान सिंह ने कौन सा किला बनवाया है? गोंदला किला बनाया है। ठीक है, ये 1700 ईस्वी के आसपास बनवाया था इन्होंने। 1700 ईस्वी के आसपास कुल्लू के राजा मान सिंह ने गोंदला किला बनवाया था। उसके बाद देखते हैं हम लोग लाहौल स्पीति का आधुनिक इतिहास। लाहौल स्पीति का आधुनिक इतिहास देखते हैं। गेमुर गोम्पा में कुल्लू के राजा विक्रम सिंह का नाम एक शिलालेख में मिलता है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि गेमुर गोम्पा जो है वहाँ पे कुल्लू के राजा विक्रम सिंह का नाम एक शिलालेख पे मिलता है। गेमुर गोम्पा जो स्थान है वहाँ पर कुल्लू के राजा विक्रम सिंह का नाम एक शिलालेख में मिलता है। गेमुर गोम्पा में, कहाँ पर? गेमुर गोम्पा में कुल्लू के राजा विक्रम सिंह का नाम एक शिलालेख में मिलता है। तो कुल्लू के राजा जो विक्रम सिंह थे उनका नाम कौन से गोम्पा में मिलता है? तो गेमुर गोम्पा में। गेमुर गोम्पा में कुल्लू के राजा, गेमुर गोम्पा की बात हो रही है, वहाँ पर जो कुल्लू के राजा विक्रम सिंह है उनका नाम एक शिलालेख पर मिलता है। गेलूर गोम्पा में गेमुर गोम्पा में, गेमुर गोम्पा में जो कुल्लू के राजा हैं विक्रम सिंह, गेमुर गोम्पा में कुल्लू के राजा विक्रम सिंह का नाम एक शिलालेख पर मिलता है। विलियम मुरक्राफ्ट की 1820 में जो विलियम मुरक्राफ्ट थे उनकी 1820 में लाहौल की यात्रा का विवरण भी यहाँ पर दर्ज था। कहाँ पर? गेमुर गोम्पा की बात कर रहे हैं। गेमुर गोम्पा में एक तो क्या है? कुल्लू के राजा विक्रम सिंह का उल्लेख मिलता है शिलालेख में। गेमुर गोम्पा में कुल्लू के राजा विक्रम सिंह का उल्लेख मिलता है शिलालेख में। गेमुर गोम्पा का जो शिलालेख है, गेमुर गोम्पा में जो शिलालेख है वहाँ पर कुल्लू के राजा विक्रम सिंह का विवरण मिलता है उस शिलालेख में। साथ ही जो विलियम मुरक्राफ्ट की 1820 की यात्रा थी उसका विवरण भी गेमुर गोम्पा के शिलालेख में मिलता है। गेमुर गोम्पा के शिलालेख में विलियम मुरक्राफ्ट की 1820 की यात्रा का उल्लेख भी मिलता है। गेमुर गोम्पा के शिलालेख में कुल्लू के राजा विक्रम सिंह का उल्लेख मिलता है। गेमुर गोम्पा के शिलालेख में कुल्लू के राजा विक्रम सिंह का उल्लेख मिलता है और साथ ही विलियम मुरक्राफ्ट के 1820 की यात्रा का उल्लेख भी मिलता है। उसके बाद है कि विलियम मुरक्राफ्ट के अनुसार लाहौल तब लद्दाख के अधीन था। 1820 की अगर हम बात करें, जब विलियम मुरक्राफ्ट ने यात्रा की थी तब जो लाहौल था वो किसके अधीन था? लद्दाख के अधीन था। तब लाहौल लद्दाख के अधीन था। विलियम मुरक्राफ्ट के अनुसार
लाहौल लद्दाख के अधीन था। विलियम मुरक्राफ्ट के अनुसार जो है लाहौल तब लद्दाख के अधीन था। जब विलियम मुरक्राफ्ट ने 1820 में लाहौल की यात्रा की थी, जिसका विवरण कहाँ मिलता है, गिमुर गोम्पा में, तब जो लाहौल था वो लद्दाख के अधीन था। लाहौल की राजधानी उस समय टांडी थी। और विलियम मुरक्राफ्ट के समय, जब विलियम मुरक्राफ्ट घूमने आए थे, तब लाहौल की राजधानी क्या थी, टांडी। विलियम मुरक्राफ्ट की यात्रा के समय लाहौल की राजधानी क्या थी, टांडी थी। विलियम मुरक्राफ्ट की जो यात्रा है 1820 की, उसका विवरण कहाँ मिलता है, गिमुर गोम्पा के शिलालेख में। और विलियम मुरक्राफ्ट के अनुसार जो लाहौल था वो लद्दाख के अधीन था। विलियम मुरक्राफ्ट के अनुसार लाहौल लद्दाख के अधीन था। फिर बोला गया है कि लाहौल की उस समय राजधानी क्या थी, टांडी थी। लाहौल की राजधानी उस समय क्या थी, टांडी। लाहौल की राजधानी क्या थी उस समय, टांडी। लाहौल की राजधानी टांडी थी उस समय, जब विलियम मुरक्राफ्ट ने 1820 में यात्रा की थी, उस समय की बात है। फिर बोला गया है, सिख से रिलेटेड फैक्ट दिए गए हैं कि लाहौल स्पीति और सिखों के बारे में। 1840 ईस्वी में लाहौल सिखों के कब्जे में आ गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि लाहौल सिखों के कब्जे में कब आया, तो 1840 में। 1840 में जो लाहौल है वो सिखों के अधीन आ गया। 1840 में लाहौल सिखों के अधीन आ गया था। कब, 1840 में। 1840 में लाहौल सिखों के अधीन आ गया था। कब, 1840 में लाहौल जो है वो सिखों के अधीन आ गया था। 1840 में लाहौल सिखों के अधीन आ गया था। 1840 में लाहौल सिखों के अधीन आ गया था। तो 1840 में क्या होता है कि लाहौल किसके अधीन आ जाता है, सिखों के अधीन आ जाता है। फिर बोला गया है कनिंघम ने 1839 में लाहौल की यात्रा की थी। कनिंघम ने कब यात्रा की थी, लाहौल की 1839 में। कनिंघम ने लाहौल की यात्रा 1839 में की थी। कनिंघम ने लाहौल की यात्रा 1839 में की थी। 1840 में लाहौल सिखों के अधीन आ गया था। 1840 में लाहौल किसके अधीन आ गया था, सिखों के अधीन। और 1839 में जब सिखों के कब्जे में आया था लाहौल, से 1 वर्ष पहले कनिंघम ने 1839 में लाहौल की यात्रा की थी। सिखों के जो सेनापति थे जोरावर सिंह ने 1834-35 में लद्दाख जास्कर और स्पीति पर आक्रमण किया था। इंपॉर्टेंट है कि जो सिखों के सेनापति थे जोरावर सिंह, सिखों के सेनापति जोरावर सिंह ने 1834-35 ईस्वी में लद्दाख जास्कर और स्पीति पर आक्रमण किया। सिखों के सेनापति जोरावर सिंह ने 1834-35 ईस्वी में लद्दाख जास्कर और स्पीति पर आक्रमण किया था। 1846 में अमृतसर की जो संधि थी, जो कि अंग्रेजों और गुलाब सिंह के बीच हुई थी, उसके बाद जो स्पीति होता है वो अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। कब, 1846 में जो अमृतसर की संधि होती है, किसके बीच में, अंग्रेजों और गुलाब सिंह के बीच में। 1846 में अमृतसर की जो संधि होती है अंग्रेजों और गुलाब सिंह के बीच में, उस संधि के बाद जो स्पीति है वो किसके अधीन आ जाता है, अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। स्पीति अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। चंबा लाहौल और ब्रिटिश लाहौल का विलय 1975 में हुआ। जो लाहौल चंबा के पास था और जो ब्रिटिश के पास लाहौल था, तो चंबा लाहौल और ब्रिटिश लाहौल का जो विलय है, आपस में जो मर्ज हो जाते हैं, कब, 1975 में, 1975 में। तो 1975 में चंबा लाहौल और ब्रिटिश लाहौल का विलय हुआ था। अंग्रेजों ने बलीराम को लाहौल का पहला नेगी बनाया। इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजों ने किसी लाहौल का पहला नेगी बनाया था, बलीराम को। अंग्रेजों ने बलीराम को लाहौल का पहला नेगी बनाया था। अंग्रेजों ने बलीराम को लाहौल का पहला नेगी बनाया था। किसे, बलीराम को। अंग्रेजों ने किसे लाहौल का पहला नेगी बनाया, बलीराम को। 1857 के विद्रोह के समय स्पीति के नौनो वजीर ने अंग्रेजों की मदद की थी। तो 1857 के विद्रोह के समय स्पीति के जो नौनो वजीर होते हैं वो किसकी मदद करते हैं, अंग्रेजों की मदद करते हैं। 1857 के युद्ध में स्पीति के नौनो वजीर अंग्रेजों की मदद करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने लाहौल के वजीर अमीरचंद को राय बहादुर की उपाधि प्रदान की। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने लाहौल के जो वजीर होते हैं अमीरचंद, लाहौल के जो वजीर हैं अमीरचंद, इनको राय बहादुर की उपाधि दी थी। कब, 1917 में। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के समय। तो क्या बोला गया है कि जब प्रथम विश्व युद्ध के समय लाहौल के जो वजीर होते हैं, जिनका नाम क्या होता है लाहौल के वजीर का, अमीरचंद, अमीरचंद वजीर हैं लाहौल के। तो लाहौल के वजीर अमीरचंद को अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध के समय राय बहादुर की उपाधि दी थी 1917 में। 1941 ईस्वी में लाहौल स्पीति उप तहसील बनी। तो 1941 में लाहौल स्पीति क्या बन गई थी, उप तहसील बन गई थी। 1941 में लाहौल स्पीति उप तहसील बनी
और उसका मुख्यालय केलांग बनाया गया। और उसका मुख्यालय क्या बनाया गया? केलांग बनाया गया। तो 1941 में लाहौल स्पीति उप तहसील बनी और उसका मुख्यालय केलांग बनाया गया। कब? 1941 में बोला गया है कि लाहौल स्पीति उप तहसील बनी थी। 1941 में लाहौल स्पीति उप तहसील बनी और उसका मुख्यालय केलांग बनाया गया। पंजाब सरकार ने लाहौल स्पीति को 1960 में जिला बनाया। पंजाब सरकार ने लाहौल स्पीति को कब जिला बनाया था? 1960 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पंजाब सरकार के द्वारा लाहौल स्पीति को जिला कब बनाया गया? 1960 में। पंजाब सरकार के द्वारा लाहौल स्पीति को जिला कब बनाया गया? 1960 में। पंजाब सरकार के द्वारा लाहौल स्पीति को 1960 में जिला बनाया गया। कब? 1960 में लाहौल स्पीति को जिला बनाया गया था। किसके द्वारा? पंजाब सरकार के द्वारा। 1966 में लाहौल स्पीति का विलय हिमाचल प्रदेश में हो गया। तो कब हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ था लाहौल स्पीति का? 1966 में, जब विशाल हिमाचल बना था। हिमाचल का मैक्सिमम जो एरिया है वो हिमाचल में आ गया था, जो प्रेजेंट हिमाचल का एरिया है वो। तो 1966 में लाहौल स्पीति का जो विलय है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ था। और पंजाब का जिला कब बना था लाहौल स्पीति? 1960 में। और उप तहसील कब बनी थी लाहौल स्पीति? 1941 में, जिसका मुख्यालय क्या बनाया गया था? केलांग। नेक्स्ट जो देखते हैं हम वो है कला, संस्कृति, मेले और गोम्पा के बारे में। तो लाहौल स्पीति में कौन कौन से गोम्पा स्थित हैं? इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर है खारदोंग गोम्पा, शाशुर, गेमूर और गुरघंटाल गोम्पा। ये लाहौल में है। कौन से? खारदोंग, शांशुर, गेमूर और गुरु घंटाल। खारदोंग, शांशर, गेमूर और गुरु घंटाल गोम्पा कहाँ है? लाहौल में है। कौन कौन से गोम्पा है लाहौल में? खारदोंग और शाशुर, गेमूर और गुरु घंटाल। लाहौल के गोम्पा है खारदोंग, शाशुर, गेमूर और गुरु घंटाल। खारदोंग, शाशुर, गेमूर और गुरु घंटाल। गुरु घंटाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और बाकी भी इम्पोर्टेंट है कि खारदोंग जो गोम्पा है ये किस क्षेत्र में स्थित है? तो लाहौल में। खारदोंग, शांशुर, गेमूर और गुरु घंटाल। खारदोंग, शांशुर, गेमूर और गुरु घंटाल गोम्पा कहाँ है? लाहौल में है। ताबो, की और धांकर गोम्पा स्पीति में स्थित हैं। ताबो, की और धांकर, ताबो, की और धांकर गोम्पा कहाँ है? स्पीति में स्थित हैं। ताबो, की और धांकर। ताबो, की और जो धांकर गोम्पा है ये कहाँ पर है? स्पीति में है। और लाहौल में कौन से हैं? खारदोंग, शांशुर, गेमूर और गुरु घंटाल। खारदोंग, शांशुर, गेमूर और गुरु घंटाल। खारदोंग, शांशुर, गेमूर और गुरु घंटाल। कौन कौन से? खारदोंग, शांशुर, गेमूर और गुरु घंटाल गोम्पा कहाँ है? लाहौल स्पीति में है। सॉरी, लाहौल में एग्जैक्टली। लाहौल स्पीति में किस स्थान पर? लाहौल में एग्जैक्ट। खारदोंग, शांशुर, गेमूर और गुरु घंटाल गोम्पा ये लाहौल में है। और ताबो, की और धनकर गोम्पा स्पीति में है। ताबो, की और धनकर गोम्पा जो है स्पीति नदी के किनारे स्थित हैं। स्पीति में भी कहाँ पर है? स्पीति नदी के किनारे हैं ताबो, की और धांकर। गेमूर गोम्पा भागा नदी के किनारे स्थित है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि गेमूर गोम्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए गेमूर जो गोम्पा है वो भागा नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट बन जाएगा फैक्ट कि गेमूर गोम्पा भागा नदी के किनारे स्थित है। गेमूर गोम्पा भागा नदी के किनारे स्थित है। गेमूर गोम्पा किस नदी के किनारे है? भागा नदी के किनारे। ताबो, की और धांकर गोम्पा स्पीति में है और स्पीति नदी के किनारे है। ताबो, की और धांकर गोम्पा स्पीति में स्पीति नदी के किनारे हैं। और खारदोंग, शांशुर, गेमूर और गुरु घंटाल गोम्पा लाहौल स्पीति है। लाहौल स्पीति में है। कौन से? खारदोंग, शांशुर, गेमूर और गुरु घंटाल गोम्पा। और इसके साथ ही जो गेमूर गोम्पा है वो भागा नदी के किनारे है। जो लाहौल का गेमूर गोम्पा है, लाहौल का गेमूर गोम्पा वो भागा नदी के किनारे स्थित है। की हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा व बड़ा गोम्पा है। जो की है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा व बड़ा गोम्पा है। की हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा व बड़ा गोम्पा है। की क्या है? हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा और बड़ा गोम्पा है। ताबो गोम्पा विश्व का प्राचीनतम गोम्पा है। ताबो गोम्पा विश्व का प्राचीनतम गोम्पा है। ताबो गोम्पा क्या है? विश्व का प्राचीनतम गोम्पा। तो जो स्पीति का ताबो गोम्पा है वो विश्व का प्राचीनतम गोम्पा है। विश्व का प्राचीनतम गोम्पा कौन सा है? ताबो गोम्पा। डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है
कि जो सबसे पुराना गोम्पा है विश्व का, उस किसे माना जाता है, वह है ताबो गोम्पा। धर्म की बात करें तो लाहौल में हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों को मानने वाले लोग हैं। तो लाहौल में हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों को मानने वाले लोग हैं। गेफांग, डाबला और तंग्यूर यहाँ के प्रमुख देवता हैं। इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट कि जो गेफांग है, डाबला और तंग्यूर यहाँ के प्रमुख देवता हैं। गेफांग पर्वत भी है, उसके साथ ही गेफांग तो यहाँ फेमस है ही, और ये डाबला और तंग्यूर भी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि गेफांग बहुत बार पूछा जा चुका है। डाबला और तंग्यूर इनका मतलब इम्पोर्टेंस है इनकी, तो डाबला और तंग्यूर याद रखिएगा कि डाबला और तंग्यूर क्या है, ये देवता हैं, लाहौल स्पीति के प्रमुख देवता हैं। गेफांग, डाबला और तंग्यूर। गेफांग, डाबला, तंग्यूर। गेफांग, डाबला और तंग्यूर क्या हैं, लाहौल स्पीति के प्रमुख देवता हैं। कौन कौन से? गेफांग, डाबला और तंग्यूर। आगे है कि स्पीति के बौद्ध धर्म, स्पीति में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। अगर स्पीति की बात करें तो वहाँ पर मैक्सिमम जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। आगे दिया गया है विवाह। तो लाहौल में तबाखचंद मोथे ब्याह व्यवस्थित तय विवाह है। ठीक है, तो लाहौल में जो तबाखचंद या फिर मोते ब्याह है वो व्यवस्थित या तय विवाह है, अरेंज मैरिज है। कौन कौन सी? तबाखचंद या मोथे ब्याह। तो तबाखचंद या मोथे ब्याह क्या है? ये विवाह के प्रकार है। तबाखचंद या मोथे ब्याह क्या है? ये विवाह का प्रकार है, और वो भी व्यवस्थित या तय विवाह का प्रकार। ठीक है, व्यवस्थित और तय विवाह है ये। और कुनमाई भागचंद कौंची विवाह, ये भाग कर किया गया विवाह है। कुनमाई भागचंद और कौंची क्या है? यह जो विवाह है ये भाग कर किया गया विवाह है। तो डायरेक्ट आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि कौंची क्या है, ठीक है, या फिर कौंची विवाह किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो ये लाहौल स्पीति में बताया गया है कि कौंची और कुनमाई भागचंद ये भाग कर किया गया विवाह है। कौंची और कुनमाई भागचंद, कौंची और कुनमाई भागचंद क्या है? ये भाग कर किया गया विवाह। और अरेंज मैरिज क्या है? तबाखचंद और मोथे ब्याह। तबाखचंद और मोथे ब्याह, तबाखचंद और मोथे ब्याह अरेंज मैरिज या व्यवस्थित या फिर तय विवाह है। और कुनमाई भागचंद और कौंची क्या है? ये एक तरह से भाग कर किया गया विवाह है। आगे देखते हैं त्योहार और उत्सव। लदारचा, लदारचा यह मेला हर वर्ष जुलाई में किब्बर गांव में लगता है। लदारचा यह मेला हर वर्ष कहाँ लगता है? किब्बर गांव में लगता है, जुलाई में। लदारचा हर वर्ष जुलाई में किब्बर गांव में लगता है। कब? जुलाई में किब्बर गांव में लगता है। इस तरह के फैक्ट भी पूछे जाने लगे हैं बहुत ज़्यादा कि कब लगता है, कौन से मंथ में लगता है। ठीक है, कई बार तो एग्जैक्ट डेज तक पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ के साथ साथ, इस फैक्ट के साथ साथ कि कहाँ लगता है, कब लगता है पर भी ध्यान दीजिएगा। जैसे लदारचा है तो किब्बर गांव में लगता है, लेकिन कब? जुलाई में। जुलाई में लदारचा जुलाई में मनाया जाता है। कहाँ पर? किब्बर गांव में। लदारचा जुलाई में किब्बर गांव में जो है यह मेला लगता है। लदारचा मेला कहाँ लगता है? किब्बर गांव में। एग्जैक्ट जगह है किब्बर गांव। ठीक है, वैसे तो डिस्ट्रिक्ट का नाम भी पूछा जा सकता है तो लाहौल स्पीति टिक करेंगे, लेकिन प्लेस भी पता होना चाहिए। तो लदारचा कहाँ लगता है? लाहौल स्पीति के किब्बर गांव में लगता है। और कब? जुलाई में लगता है। ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि लदारचा लाहौल स्पीति में और किब्बर गांव में लगता है और जुलाई में लगाया जाता है ये मेला। नेक्स्ट है सिसु मेला। यह मेला जून में शांशुर गोम्पा में, जुलाई में गेमुर गोम्पा में और अगस्त में गोंदला के मनी गोम्पा में लगता है। तो तीन ये गोम्पास के नाम याद रखिएगा कि सिसु मेला कौन कौन सी गोम्पा में लगता है। शांशुर गोम्पा में, गेमुर गोम्पा में और गोंदला के मनी गोम्पा में। मनी गोम्पा कहाँ है? गोंदला में है। मनी गोम्पा कहाँ है? गोंदला में है। मनी गोम्पा कहाँ है? गोंदला में है। मनी गोम्पा गोंदला में है। शांशुर गोम्पा, गेमुर गोम्पा, तीन गोम्पा में सिसु मेला लगता है। शांशुर गोम्पा में, जो कि हमने पढ़ा था कि लाहौल में एग्जैक्टली, तो जो सिसु मेला है शांशुर में लगता है, गेमुर में लगता है और मनी गोम्पा में लगता है, जो कि गोंदला में है ना, मनी गोम्पा, वहाँ पर लगता है। तो क्या क्या बोला गया है कि सिसु मेला कहाँ पर लगता है? शांशुर गोम्पा,
गेमूर गोम्पा और मनी गोम्पा में। सिसु मेला कहाँ लगता है? शांशुर गोम्पा, गेमूर गोम्पा और मनी गोम्पा में। शांशुर, गेमूर और मनी गोम्पा में। शांशुर में जून में लग रहा है, फिर उसके नेक्स्ट मंथ जुलाई में लगता है गेमूर में, और मनी गोम्पा में लगता है अगस्त में। जून जुलाई अगस्त। तो सिसु मेला जून जुलाई अगस्त में चलता है। सिसु मेला कब चलता है? जून जुलाई अगस्त। 3 मंथ रेगुलर चलता है सिसु मेला, जून जुलाई अगस्त। पहले शांशुर में, फिर गेमूर में, और फिर कहाँ पर? मनी गोम्पा में। और मनी गोम्पा याद रखिएगा कहाँ है? गोंदला में है। मनी गोम्पा कहाँ है? गोंदला में। नेक्स्ट मेला देखते हैं, फागली मेला। फागली मेला के बारे में बताया गया है कि फागली या जो पुन मेला है फरवरी की अमावस्या को पट्टन घाटी में लगता है। लाहौल स्पीति की जो पट्टन घाटी है वहाँ पर फागली या कुन मेला लगता है। फागली मेले को क्या बोलते हैं? कुन मेला भी बोलते हैं। और कब लगता है? फरवरी में। यह फाल्गुन के आने का संकेत देता है। फाल्गुन के आने का संकेत देता है। ठीक है, जो फागली मेला है ये किसके? फाल्गुन के आने का संकेत देता है। फागली मेला फाल्गुन के आने का संकेत देता है। फागली मेला फाल्गुन के आने का संकेत देता है। और जो फागली मेला है ये फरवरी की अमावस्या को पट्टन घाटी में लगता है। फागली या जो कुन मेला है, फागली मेले को कुन मेला भी कहा जाता है। तो फागली मेला या कुन मेला फरवरी में, फागली या कुन मेला फरवरी में अमावस्या को, फागली या कुन मेला फरवरी में अमावस्या को कहाँ लगता है? पट्टन घाटी में। और ये फाल्गुन के आने का संकेत देता है। नेक्स्ट है पोरी मेला। यह मेला अगस्त में त्रिलोकीनाथ मंदिर में लगता है जहाँ शुद्ध घी के दीपक पूरे वर्ष जलता है। तो पोरी मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में। तो याद रखिएगा त्रिलोकीनाथ मंदिर में लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि पोरी मेला कहाँ लगता है? त्रिलोकीनाथ मंदिर में लगता है। और ये फैक्ट भी पूछा जाता है त्रिलोकीनाथ मंदिर कहाँ है? तो लाहौल स्पीति में है। तो पोरी मेला त्रिलोकीनाथ मंदिर में लगता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि लाहौल स्पीति के त्रिलोकीनाथ मंदिर में कौन सा मेला लगता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि पोरी मेला लगता है लाहौल स्पीति के त्रिलोकीनाथ मंदिर में। पोरी मेला लगता है। और कब लगता है? अगस्त में लगता है। अगस्त में, अगस्त में पोरी मेला लगता है। अगस्त में पोरी मेला लगता है। अगस्त में कौन सा मेला लगता है? पोरी मेला लगता है। कहाँ पर? लाहौल स्पीति के त्रिलोकीनाथ मंदिर में। और यहाँ पर जो त्रिलोकीनाथ मंदिर है वहाँ पर पूरे वर्ष शुद्ध घी का दीपक जलता है। नेक्स्ट है हालदा या लोसार। हालदा या लोसार लाहौल का जो नववर्ष का आगमन का त्यौहार है जो दिवाली के जैसा है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि लाहौल का जो नववर्ष का त्यौहार है, नववर्ष के आगमन का त्यौहार, उसे क्या कहते हैं? हालदा या लोसर। जो लाहौल का नववर्ष का आगमन का त्यौहार है जो दिवाली के जैसा होता है उसे हालदा या लोसर कहा जाता है। हालदा या लोसर लाहौल का नववर्ष आगमन का त्यौहार है। हालदा या लोसर क्या है? लाहौल का नववर्ष आगमन का त्यौहार है जो दिवाली के जैसा होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं लोक नृत्य। तो यहाँ पर शेहनी, धुरे, घारफी लाहौल स्पीति का सबसे पुराना नृत्य, ये लोक नृत्य फेमस हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने घारफी तो याद रखना ही है। घारफी क्योंकि लाहौल स्पीति का सबसे पुराना नृत्य है। घारफी क्या है? या इसको ग भी लिखा होता है, ग्राफी भी दिया होता है कहीं जगह पर इसका नाम। तो घारफी या गारफी। ठीक है, गारफी, घारफी, ग्राफी, इस तरह से अगर आपको कोई सा भी नाम मिलता है तो वो लाहौल स्पीति का सबसे पुराना नृत्य है। लाहौल स्पीति का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? घारफी। लाहौल स्पीति का सबसे पुराना नृत्य है घारफी। और इसको शेहनी धुरे, शेहनी धुरे भी लाहौल स्पीति के लोक नृत्य हैं। शेहनी, धुरे, घारफी। शेहनी, धुरे और घारफी कौन कौन से? शेहनी, धुरे और घारफी क्या है? लाहौल स्पीति के सबसे जो सबसे पुराना कौन सा है उसमें से? घारफी। और शेहनी, धुरे और घारफी ये तीनों क्या है? लाहौल स्पीति के लोक नृत्य हैं। शेहनी, धुरे और घारफी लाहौल स्पीति के लोक नृत्य हैं। शेहनी कहाँ पर का लोक नृत्य है? तो ये लाहौल स्पीति का है। शेहनी कहाँ का लोक नृत्य है? लाहौल स्पीति का। धुरे कहाँ का लोक नृत्य है? ये भी लाहौल स्पीति का। और घारफी कहाँ का है? ये भी लाहौल स्पीति का। और लाहौल स्पीति का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? तो घारफी है। इसके बाद बोला गया है कि पेय, तो यहाँ पर अलग अलग तरह के जो पेय पदार्थ हैं उनका सेवन किया जाता है। जैसे छांग जो चावल, जौ, गेहूं से बनती है, यह एक देशी शराब है। छांग मतलब एक तरह से इसको क्या बोला जाएगा? ये देशी शराब है।
उसके बाद है तांडी। तांडी गांव तनदेही से उत्पन्न हुआ है। इंपॉर्टेंट है, तांडी के बारे में भी हम बार बार विवरण देखते हैं। तो तांडी क्या है, तनदेही के से उत्पन्न हुआ है, तनदेही से उत्पन्न हुआ है। तांडी में द्रौपदी ने अपना तन छोड़ा था, मतलब उनकी मृत्यु हुई थी, यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ है द्रौपदी का। तो यहाँ पर तनदेही तभी बोला गया है इसे। तो द्रौपदी की जो मृत्यु है ये यहाँ तांडी में हुई थी, और तनदेही तभी नाम पड़ा है, उससे तांडी बन गया। फिर है ऋषि वशिष्ठ ने को तांडी में दफनाया गया है। इस कारण भी तांडी का नाम बोला जाता है। एक तो द्रौपदी से रिलेटेड है, दूसरा क्या है, ऋषि वशिष्ठ से रिलेटेड है। ऋषि वशिष्ठ को भी यहीं पर दफनाया गया है, तांडी में ऋषि वशिष्ठ को भी दफनाया गया है। और बोला गया है तांडी में सूर्य के बेटे का चंद्रमा की बेटी से विवाह हुआ था। तो ये जो भी पुरानी धारणाएं हैं इससे जुड़ी हुई हैं, और जो भी द्रौपदी के बारे में और ऋषि वशिष्ठ के बारे में बताया गया है कि इन्होंने यहाँ पर अपना मतलब प्राण त्यागे थे एक तरीके से, और ऋषि वशिष्ठ को यहाँ दफनाया गया था। और बोला गया है कि सूर्य के बेटे का विवाह चंद्रमा की बेटी से भी तांडी में बोला जाता है। तो इस तरह से भी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, ट्रेडिशनल जो एस्पेक्ट्स पे बेस्ड होते हैं। अगर हम अर्थव्यवस्था की इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर है कि जो A.W. हाइड को 1875 में लाहौल में आलू की खेती शुरू करवाने का श्रेय जाता है। जर्मन पादरी होते हैं, जर्मनी से होते हैं ये, ठीक है। A.W. हाइड जर्मन जो है, A.W. हाइड है, ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। A.W. हाइड इन्होंने 1875 में लाहौल में आलू की खेती शुरू करवाई थी। इम्पोर्टेंट है कि लाहौल में आलू की खेती किसने शुरू करवाई थी, ठीक है। तो A.W. हाइड ने कराई थी, ये जर्मन थे, और इन्होंने कब कराई थी, 1857 में। 1857 में कूट की खेती 1925 में शुरू हुई है। तो अगर लाहौल स्पीति में कूट की खेती की बात करें तो कब शुरू हुई है, 1925 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। कूट की खेती लाहौल स्पीति में कब शुरू हुई है, 1925 में। और लाहौल ने एक बार ऐसा भी किया था कि आलू उत्पादन में नीदरलैंड को पछाड़कर प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया था प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इसके अलावा लाहौल से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि लाहौल स्पीति में 1978 में मरुस्थल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। लाहौल स्पीति में 1978 में, कब, 1978 में, लाहौल स्पीति में 1978 में मरुस्थल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। लाहौल स्पीति में कब, 1978 में। लाहौल स्पीति में 1978 में मरुस्थल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। कौन सा कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था लाहौल स्पीति में 1978 में। और बोला गया है कि जो कूट और सूखे मेवे अनुसंधान केंद्र की स्थापना केलांग में हुई है, ठीक है। कूट और सूखे मेवे उत्पादन केंद्र की स्थापना केलांग में हुई है। अच्छा, इसमें इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसके बाद आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। स्पीति का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्पीति का शाब्दिक अर्थ है मणियों की भूमि। लाहौल स्पीति जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो केलांग में है। लाहौल स्पीति जिले का मुख्यालय कहाँ है? केलांग में। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? तो केलांग लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित जिला मुख्यालय है। लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल कितना है? 13,835 वर्ग किलोमीटर। 13,835 वर्ग किलोमीटर। स्पीति का मुख्यालय क्या है? काजा। स्पीति का मुख्यालय है काजा। विद्युत प्राप्त करने वाला विश्व का उच्चतम गांव किब्बर किस जिले में है? तो विद्युत प्राप्त करने वाला विश्व का उच्चतम जो गांव है किब्बर, ये लाहौल स्पीति में है। उसके बाद बोला गया है कि लाहौल स्पीति में हिमाचल प्रदेश, जो लाहौल स्पीति को हिमाचल प्रदेश में विलय से पहले अलग जिले का दर्जा कब दिया गया था? तो 1960 में इसको पंजाब का जिला बनाया गया था, लेकिन जिले का दर्जा तो मिल गया था ना। फिर है खोखसर क्या है? चंद्राघाटी का पुराना गांव है, लाहौल का सबसे ठंडा स्थान बोल सकते हैं। तो चंद्राघाटी का पुराना गांव है खोखसर। त्रिलोकीनाथ, उदयपुर, चंद्रताल, केलांग कहाँ है? लाहौल स्पीति में है। केलांग की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 3,165 मीटर, 3,165 मीटर। गुरु घंटाल संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ? तो लाहौल स्पीति में गुरु घंटाल संप्रदाय का उदय हुआ है। गुरु घंटाल संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ है? लाहौल स्पीति में। सिख सेनापति जिसने स्पीति के बौद्ध मठों को जला दिया था, जोरावर सिंह। इंपॉर्टेंट है कि कौन से सिख सेनापति ने स्पीति में बौद्ध मठों को जला दिया था? जोरावर सिंह ने, ठीक है। 1842 के आसपास ने आक्रमण किया था ना। तो यहाँ बोला गया है
सिख सेनापति जिन्होंने स्पीति में बौद्ध मठों को जला दिया था, जोरावर सिंह। स्पीति घाटी का अंतिम गांव क्या है? लोसर। स्पीति घाटी का अंतिम गांव, सिर्फ स्पीति घाटी का पूछ रहे हैं तो लोसर क्या है? स्पीति घाटी का अंतिम गांव है। खरदोंग गोम्पा स्थित है केलांग में। ये भी इंपॉर्टेंट है कि खरदोंग गोम्पा एग्जैक्ट कहाँ पर है? केलांग में है। खरदोंग गोम्पा केलांग में है। खरदोंग गोम्पा केलांग में है। खरदोंग गोम्पा कहाँ है? केलांग में है। और स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा? लोसर। स्पीति घाटी का अंतिम गांव लोसर और जो खरदोंग गोम्पा है वो है केलांग में। अवलोकितेश्वर वेदिस्तव की संगमरमर की अष्टभुजी मूर्ति कहाँ है? त्रिलोकीनाथ में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवलोकितेश्वर की जो वेदिस्तव की संगमरमर की अष्टभुजाओं वाली मूर्ति है वो कहाँ है? त्रिलोकीनाथ में है। स्पीति के काजा ने सर्वप्रथम स्कूल खोला गया था 1932 में। तो स्पीति के काजा में सर्वप्रथम स्कूल कब खोला गया था? स्पीति के काजा में 1932 में। केलांग में प्रथम प्राथमिक जो विद्यालय है 1861 में, प्रथम प्राथमिक विद्यालय 1861 में, प्रथम जो प्राथमिक विद्यालय था 1861 में किसके द्वारा खोला गया था? श्रीमान और श्रीमती हाइड के द्वारा। गोंदला किला स्थित है लाहौल स्पीति में। तो गोंदला किला कहाँ है? लाहौल स्पीति में है। गोंदला किला लाहौल स्पीति में है। चिनाब के तट पर स्थित शानशाह में किस लाहौली देवता का जन्म हुआ था? तो गेफांग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि जो गेफांग है, लाहौल के देवता गेफांग है, उनका जन्म कहाँ बोला गया? चिनाब के तट पर स्थित शानशाह में। चिनाब के तट पर स्थित शानशाह में, चिनाब के तट पर स्थित शानशाह में लाहौली देवता का जन्म हुआ था गेफांग का। जो गेफांग लाहौली देवता हैं उनका जन्म चिनाब के तट पर स्थित शानशाह में हुआ था। पोरी उत्सव किस मंदिर में मनाते हैं? तो त्रिलोकीनाथ मंदिर में। ढांकर कहाँ के राजा की राजधानी था? तो स्पीति के राजा की राजधानी ढांकर, ये ढांकर था पहले। ढांकर जो था स्पीति के राजा की राजधानी था। स्पीति के राजा की राजधानी क्या था? ढांकर। केलांग लाहौल स्पीति का जो मुख्यालय कब बना? 1941 में। इंपॉर्टेंट है कि केलांग लाहौल स्पीति का मुख्यालय कब बना? 1941 में। जैसे ही जो लाहौल स्पीति था उसे उप तहसील बनाया गया था ना 1941 में, उसके साथ ही जो केलांग है उसे लाहौल स्पीति का मुख्यालय बनाया गया। केलांग लाहौल स्पीति का मुख्यालय कब बना? 1941 में। हाप्स की फसल किस जिले में होती है? तो लाहौल स्पीति में हाप्स की फसल होती है। हाप्स की फसल किस जिले में होती है? लाहौल स्पीति में। हाप्स की फसल होती है लाहौल स्पीति में। आगे है ढांकर गोम्पा कहाँ स्थित है? तो स्पीति में। ढांकर गोम्पा है स्पीति में स्थित है। ढांकर स्पीति में स्थित है। फिर बोला गया विश्व का जो प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लाहौल के किस वजीर को छठी लेबर कोर की जमादार के रूप में कमांड दी गई थी? जो प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से 18 के दौरान लाहौल के किस वजीर को छठी लेबर कोर में जमादार के रूप में कमांड दी गई थी? तो इनको जमादार के रूप में कमांड दी गई थी वजीर अमीर चंद को। वजीर अमीर चंद को हमने पढ़ा था, इनको राय बहादुर की उपाधि दी थी। लाहौल के जो वजीर थे वजीर अमीर चंद को राय बहादुर की उपाधि मिली थी 1917 में इनको राय बहादुर की उपाधि भी दी गई थी। तो वही बताया गया कि जो प्रथम विश्व युद्ध है उसके दौरान लाहौल के वजीर जो थे अमीर चंद, ठीक है, इनको छठी लेबर कोर का जमादार के रूप में कमांड दी गई थी। छठी लेबर कोर के जमादार के रूप में कमांड दी गई थी किसे? वजीर अमीर चंद को। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ईसाई मशीनरी मोरेवियन जो मिशन था ने केलांग लाहौल में अपना मुख्यालय कब स्थापित किया? 1953 में। यहाँ पर केलांग की बात हो रही है। केलांग लाहौल में इन्होंने अपना मुख्यालय कब स्थापित किया ईसाई मशीनरी या मोरेवियन मिशन ने? 1853 में। 1853 में। किस वर्ष लाहौल के जो दो भागों ब्रिटिश लाहौल और चंबा लाहौल को जोड़कर एक लाहौल बना दिया गया? तो 1975 में ये काम हुआ था कि जो चंबा लाहौल था और जो ब्रिटिश लाहौल था इन दोनों को मिलाकर एक लाहौल बना दिया था। कब? 1975 में। उसके बाद बोला गया है कि किस वर्ष के आसपास लाहौल पर सिखों ने अधिकार कर लिया? तो 1840-41 के आसपास, 1840-41 के आसपास की बात है कि लाहौल पर सिखों ने अधिकार कर लिया था। सिखों ने कब लाहौल पर अधिकार कर लिया और इस पर शासन करने लगे? तो 1840-41 में बोला गया है कि सिखों ने लाहौल पर अधिकार कर लिया और इस पर शासन करने लगे। चंद्रभागा घाटी जो तिब्बत मूल के परिवारों के पास जागीर थी कब कुल्लू के अधीन आ गई? इम्पॉर्टेंट है कि जो चंद्रभागा घाटी थी,
चंद्रभागा घाटी मतलब ये तिब्बत मूल के परिवारों के पास जागीर थी। किसके पास? तिब्बत मूल के जो परिवार थे उनके पास जागीर थी। कब कुल्लू के अधीन आई थी ये? 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में कुल्लू के अधीन आ गई थी। कौन सी घाटी? चंद्रभागा घाटी। चंद्रभागा घाटी जो तिब्बत मूल के परिवारों के पास जागीर थी, कब कुल्लू के अधीन आ गई थी? 17वीं शताब्दी में। चंद्रभागा घाटी जो है, जो तिब्बत मूल के परिवारों के पास जागीर थी। चंद्रभागा घाटी किसके पास जागीर थी? तिब्बत मूल के परिवारों के पास जागीर थी। कब कुल्लू के अधीन आ गई थी? जो कुल्लू के अधीन कब आई चंद्रभागा घाटी? 17वीं शताब्दी में। लाहौल के शक्तिशाली देवता गेफान का जन्म कहाँ माना जाता है? अभी हमने पढ़ा कि शानशाह में। चिनाब के तट पर जो शानशाह है, वहाँ पर जो लाहौर के शक्तिशाली देवता है गेफांग या गेफान दिया गया है, तो उनका जन्म स्थान माना जाता है शानशाह को। स्पीति के किस राजा ने कुल्लू पर आक्रमण किया और इससे अपना करदाता बना लिया? तो राजेंद्र सेन थे जो राजा, स्पीति के राजा थे राजेंद्र सेन। उन्होंने कुल्लू पर आक्रमण किया और उसे अपना करदाता बनाया। स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने कुल्लू पर आक्रमण किया और उसे अपना करदाता बनाया। स्पीति के राजा किसने? राजेंद्र सेन ने। स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने कुल्लू पर आक्रमण किया और उसे अपना करदाता बनाया। केंगूर और जो तंग्यूर किस समुदाय के धर्म ग्रंथ हैं? ये लाहौले, जो मतलब लाहौले संप्रदाय है, लाहौले संप्रदाय समुदाय है, उनके क्या धर्म ग्रंथ है? कौन से? केंगूर और तेंग्यूर। केंगूर और तेंग्यूर किस समुदाय के धर्म ग्रंथ है? लाहौल के। तो लाहौल के जो लाहौल समुदाय है उसके धर्म ग्रंथ कौन से हैं? केंगूर और तेंग्यूर। केंगूर और तेंग्यूर किस समुदाय के धर्म ग्रंथ है? लाहौल के। नेक्स्ट है, स्पीति के बारे में यह कथन किसका है कि यह स्थान मनुष्य के योग्य नहीं है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, कि स्पीति के बारे में किसने कहा था कि यह स्थान भी मनुष्य के रहने योग्य या मनुष्य के योग्य नहीं है? तो मनुष्य के रहने योग्य, मनुष्य के लिए नहीं है यह स्थान। ये कहा गया था स्पीति के बारे में रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा। स्पीति में सेन वंश के शासन का अवसान कैसे हुआ? तो जो तिब्बती लोगों ने लाहौल स्पीति पर आक्रमण कर दिया था और इस अभियान में कुल्लू के राजा ने उनकी सहायता की थी। तो तिब्बती जो लोग थे उन्होंने लाहौल स्पीति पर आक्रमण कर दिया था और कुल्लू के राजा ने उनकी सहायता की थी, जिस कारण क्या हुआ? स्पीति में सेन जो शासन है उसका अवसान हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि 8वीं जो शताब्दी है उसमें लाहौल स्पीति में किसने बौद्ध धर्म का प्रारंभ किया? तो पद्मसंभव ने। ये भी याद रखना कि पद्मसंभव ने लाहौल स्पीति में बौद्ध धर्म का प्रारंभ किस शताब्दी में किया, किस वर्ष किया? तो 8वीं शताब्दी में किया है। 8वीं शताब्दी में। लाहौल स्पीति कब तक ब्रिटिशरों के नियंत्रण में रहा? तो 1846 तक जो लाहौल स्पीति है ब्रिटिशरों के नियंत्रण में आ गया था 1846 में। तो ये अंतर्गत कब आया था ब्रिटिश शासन में? 1846 में। ईसाई मिशनरियों को लाहौल में सफलता नहीं मिल सकी क्योंकि लाहौली जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो क्या हैं? धर्मोत्साह युक्त हैं। तो इसलिए इस कारण से जो ईसाई मिशनरी थे उनको लाहौल स्पीति में सफलता नहीं मिल सकी। स्पीति का शाब्दिक अर्थ क्या है? रतन भूमि, मतलब मणियों की भूमि या रतन भूमि। केलांग सुंदरी इनमें से किसका अभिधान है? तो ये शैल श्रृंग पर्वत की चोटी है। शैल श्रृंग और या फिर पर्वत की चोटी क्या है? केलांग सुंदरी। फिर है स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? लोसार। स्पीति घाटी का अंतिम गांव कौन सा है? लोसार। स्पीति घाटी का अंतिम गांव लोसार। केलांग में प्रथम जो प्राथमिक विद्यालय है किस वर्ष खुला? तो केलांग में प्रथम प्राथमिक विद्यालय 1861 में खुला। केलांग में प्रथम प्राथमिक विद्यालय किस वर्ष खुला? 1861 में। लाहौल स्पीति का मुख्यालय कौन सा है? तो केलांग जो है वो लाहौल स्पीति का मुख्यालय है। लाहौल स्पीति जिले का लिंग अनुपात कितना है? 903। लाहौल स्पीति जिले का लिंग अनुपात है 903। लाहौल स्पीति जिले की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति की है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लाहौल स्पीति जिले की कितनी जो प्रतिशत जनसंख्या है वो अनुसूचित जाति की है? तो 73% जो जनसंख्या है लाहौल स्पीति की वो अनुसूचित जाति की है। नौनो वजीर किस रियासत से संबंध रखता था? तो नौनो वजीर किस रियासत से संबंध रखता था? नौनो वजीर इंपॉर्टेंट है। तो बोला गया लाहौल स्पीति
जो रियासत है उससे संबंध रखता था, नोनो वजीर। नेक्स्ट है लाहौल स्पीति के किस वजीर को प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता के लिए बदले राय बहादुर की उपाधि से अलंकृत किया गया था? अमीरचंद को 1917 में। फिर बोला कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जातियों की आबादी का प्रतिशत सबसे कम था? तो अनुसूचित जातियों की आबादी का प्रतिशत सबसे कम कहाँ था? लाहौल स्पीति में। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जातियों की आबादी का प्रतिशत सबसे कम था? लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति पृथक जिला कब बना? तो ये 1960 में जो है लाहौल स्पीति पृथक जिला बना था। लाहौल स्पीति पृथक जिला कब बना था? 1960 में।